ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, आज से जो है ना वो 1 आवर प्लस वाली वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी सीवीएस और स्पेशल पैथ की मोस्टली। जिस तरह मैंने लास्ट ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए बनाई थी ना, तो इस बार भी जो है ना काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी था। लेकिन अभी मेरे पास 2 दिन है, तो मैंने कहा चलें यार, उन मेरे जो 1947 वाले नोट्स हैं ना बहुत पुराने, उसमें से कहीं न कहीं में भी किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए। फ़ास्ट रिव्यू करेंगे अब 1.5-2 घंटे के अंदर आई थिंक पूरी सीबीएस हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले जो वेसल वाला है वो रिलेटेड करेंगे। ठीक है? तो जो फिर साथ-साथ में जो इसके रॉबिन्स के टेबल है ना, ठीक है? मीडियम रॉबिन वाले, उनको हम साथ-साथ हाइलाइट कर लेंगे ताकि आपको कोई चीज़ हमारी मिस ना हो। ठीक है? तो उससे पहले जो है ना वो छोटी-सी है कि अभी आई थिंक वो नम्ज़ वालों का रिज़ल्ट आया ना, तो कुछ मिठाई-शिठाई आई थी। मैंने कहा चलें अपने सब्सक्राइबर के साथ भी थोड़ी-सी शेयर कर दें, अगर किसी ने खानी है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। तो बाकी यूएचएस वालों के लिए ख़ुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और जिनके अभी रहते हैं प्रॉफ, उनको भी अच्छे-अच्छे प्रॉफ दे। तो बस मुझे 2 मिनट दें, मैं फिर आया। तो यार ये थोड़े से जल्दी में बनाए थे मैंने किसी दौर में, ठीक है? तो कोशिश करना कि ईज़िली आपको समझ आ जाए। अगर किसी को ठीक समझ नहीं आ रही तो वीडियो के ऊपर ना इस तरह करके ज़ूम करोगे ना, यूँ करके, तो ये वीडियो इनलार्ज भी हो जाती है, ठीक है? और न्यू यूट्यूब का नया फीचर आया। अच्छा, सीबीएस पैथो के अंदर जो है ना वो हम हमारे सबसे पहले जो है ना वो ब्लड वेसल और फिर हमने हार्ट को डिस्कस करना है, ठीक है? ब्लड वेसल में जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है? एनेरिज्म क्या होता है, ठीक है? जो बल्जिंग हो जाती है वेसल की, वो सारी की सारी। फिर वेस्कुलाइटिस जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और ब्लड वेसल के जितने भी ट्यूमर्स हैं ना, बिनाइन, इंटरमीडिएट और मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी जो हार्ट रिलेटेड कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डिक मायोपैथीज़, एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास पेरिकार्डाइटिस है, अंदर वाला है एंडोकार्डाइटिस, फिर कार्डिक मायोपैथी और हमारे पास कुछ सीएचएफ जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं ना, वो सारे के सारे हमने डिस्कस करना है। शुरू करते हैं। तो हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है, ठीक है? अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ओवरव्यू देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे, टाइप क्या है, स्टेजेस क्या है, पैथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ रही हैं, वो हम इसके साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में देखो, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, और वो काफ़ी अरसे तक, ठीक है, सस्टेन रहे और वो क्रोनिकली जो है ना वो बढ़ा रहे। ये नहीं कि आज आपने जो है ना वो किसी से लड़ाई करके आए हैं, तो आपका जो है ना बीपी जो है ना ये शूट कर गया, तो आपने किसी के ऊपर चलाया तो ब्लड प्रेशर शूट कर, इसका मतलब आप हाइपरटेंसिव हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सस्टेन रहे और काफ़ी अरसे से हो, ठीक है, क्रोनिक हो, तो इसे हम कहेंगे। देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर 120 से 140 तक है तो नॉर्मल है। अगर 140 से क्रॉस कर रहा है और पुराना है, क्रोनिकली क्रॉस कर रहा है, 2-3 माह हो चुके हैं, और जो डायस्टोलिक जो नीचे वाला होता है ना, नॉर्मली क्या होता है 120/80 होता है ना, लेकिन 140 तक हमारे पास गुंजाइश है, और नीचे वाला हमारा 90 तक गुंजाइश है। अगर 140 से क्रॉस कर जाए और 90 से नीचे वाला क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन की तरफ पेशेंट चला गया है। अब हमारे पास क्या है, हार्ट लोड जो है ना वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपरटेंशन जब होती है ना तो दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ट लोड हो जाएगा तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देगा। अगर वो दिमाग के ऊपर असर करेगा तो हमारे पास क्या होगा, सेरिब्रल आर्टरीज डैमेज होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिक हार्ट अटैक और उसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो, जिसे हम फिर स्ट्रोक का नाम देते हैं, अगर दिमाग के ऊपर आ रहा है। अगर रीनल के ऊपर आएगा तो हमारे पास रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये हाइपरटेंशन के हैं, दिमाग, गुर्दा और हमारे पास जो दिल है उसके ऊपर इसका इफेक्ट है हाइपरटेंशन का, ठीक है? अब देखो, शुरू में कह रहा है कि हमारे पास जो है ना हाइपरटेंशन जो है ना वो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन मतलब शुरू वाले जो दौर होते हैं ना, उसके अंदर जो है ना बंदे को पता ही नहीं होता, अमूमन बंदा निगलेक्ट कर देता है, बस गोली शोली खा ली। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर ट्रीट ना किया तो आर्गन फेलियर की तरफ चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि उसका दिल जो है ना वो खत्म हो जाएगा, गुर्दे खत्म हो जाएंगे, और एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक बात करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? अब उसके लिए फिर जो है ना रॉबिन के अंदर लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अभी मैं आपको सारा रॉबिन से भी दिखा देता हूँ, ठीक? ब्लड प्रेशर जो है ना वो बेसिकली किसी कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है? तो बीपी इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है? तो कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज हो या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? मतलब वेसल की जो है ना पहले खुली थी, लेकिन अगर वो तंग हो जाएगी तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना। देखो ना यार, ये हमारा पाइप है ना, सपोज करें वेसल है, अगर इसकी रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूँ, यहाँ से इसको मैं सुकेड़ दूँ यूँ, तो इसके अंदर जो है ना वो शुर शुर करके ब्लड निकलेगा,
मतलब उसका प्रेशर बढ़ गया है, साथ में मतलब वो उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी, जिसकी वजह से हमारे पास फिर दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ा। अब कार्डिक आउटपुट जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम और दूसरा कार्डिक इवेंट्स जो होते हैं ना। देखो, अगर हमारे पास अगर किसी कंटेनर के अंदर हम पानी ही ज़्यादा भर दिया जाए, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे कार्डिक जो है ना वो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? देखो, जब हम नमक ज़्यादा खा लें या वो बंदा जिसको हाइपरनेट्रीमिया है, मतलब सोडियम ज़्यादा है, तो जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली वाटर की रिटेंशन की वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वीनस रिटर्न हमारे पास इंक्रीज़ होगा दिल की तरफ, ठीक है? ये एक मैं सपोज़ एक रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर फिर अगर पूरी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, ठीक है? दिल के ऊपर ज़्यादा आएगा तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन होगी। दिल ज़्यादा ज़ोर लगाएगा तो ज़्यादा से पंप करेगा, इस वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाएगी। नंबर सेकंड पे कार्डिक इवेंट में क्या है, अगर तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारे पास सारे का सारा आएगा। अच्छा, उसने कहा कि देखो, कब-कब जो है ना वो हाइपरनेट्रीमिया होता है। अगर कोई पेशेंट जो है ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के साथ उसका मसला हो, मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मोर सोडियम और मोर वाटर की हमारे पास रिटेंशन होगी, ठीक है? सोडियम और वाटर की रिटेंशन, जिसकी वजह से हमारे पास करके बैरोरिसेप्टर हमारे पास एक्टिवेट होंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना वो हमारे पास एक्टिवेट होगा और वो सारे का सारा आ जाएगा। देखो, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, वहाँ पे जाके एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम की अपटेक को बढ़ाएगा। जहाँ पे जिस्म के अंदर सोडियम की अपटेक ज़्यादा होगी, जहाँ पे सोडियम, जहाँ पे नमक, वहाँ पे पानी साथ आएगा। तो पानी भी साथ रिटेन हो चुका होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो सारे का सारा ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा। साथ में कह रहे हैं कि बैरोरिसेप्टर्स वो एक्टिव हो जाएंगे, साथ में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी। कार्डिक इवेंट में हार्ट की कंट्रैक्ट रेट बढ़ गया, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। नंबर सेकंड में कंट्रैक्टिलिटी उसकी इंक्रीज होगी है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ेगी यूं ही। तो अच्छा, ये वेसल के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब बढ़ेगी, या तो वो कह रहा है कोई हार्मोनल फैक्टर है या कोई हमारे पास न्यूरोनल फैक्टर है, ठीक है? अब हार्मोनल में हमारे पास कौन कौन सी हार्मोन, कैटिकोलामीन और डोपामीन, ठीक है? डी और सी याद कर लो। कैटिकोलामीन और डोपामीन क्या करते हैं, वेसल की कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन होंगी तो वो क्या करेंगी, इसकी रिलैक्सेशन करेंगे और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है? तो कार्डिक इवेंट के अंदर जो कार्डिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो कौन कौन से दो हैं, डोपामीन और हमारे पास था कैटिकोलामीन, ये दो चीज़ें। बाकी न्यूरोनल फैक्टर में क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन कहता है कि वो हमारे पास जब एक्ट करता है अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर, तो अल्फा 1 का क्या था, वेजोकंस्ट्रिक्शन था। जब वो वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास वो कंट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा कर देगा। अब हमारे पास जो है ना वो हाइपरटेंशन की कुछ स्टेजेस है। एक हमारे पास प्री हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है। मतलब हाइपरटेंशन से पहले जो स्टेज है उसे प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहते हैं ना। उसके बाद हमारे पास अगर 120 से 139 तक जा रहा है, नॉर्मल क्या था 120/80, ठीक है? चलो हमने 120 से 139 19 लेवल ऊपर चले गए हैं, तो इसे हम कहेंगे ये अभी तक प्री हाइपरटेंसिव या प्रॉपर हाइपरटेंसिव नहीं हुआ, ठीक है? और डायस्टोलिक अगर 80 टू 89 है, यहाँ पे आपने 19 का फ़र्क डाला और यहाँ पे आपने 9 का नॉर्मल के अंदर फ़र्क डाला, तो ये मतलब ये हाइपरटेंसिव, मतलब ये प्री हाइपरटेंसिव है। फिर हमने क्या किया, 139 से आगे फिर देखो 140 और फिर वो 159 तक जा रहा है, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 19 तक जा रहा है ना। तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन की है, अगर 159 तक उसका जा रहा है, मिनिमम 140 और मैक्सिमम 159 तक जा रहा है। और यहाँ पे हमारे देखो फिर वही 9 का फ़र्क डाल दिया, 90 से 99 तक। फिर देखो स्टेज 2 में हमारे पास क्या है, अगर वो 160 अबव क्रॉस कर गया है और यहाँ पे 100 के ऊपर ही जो है ना वो करे 100 का नोट दिखा दिया, तो उसे वो स्टेज 2 होगा। ईजी है बिल्कुल। नंबर 1 पे 120 से 139, फिर 140 से 159 और फिर 160 से ऊपर कर देना। नीचे वाला में 80 टू 89, 90 टू 99 और फिर 100 से ऊपर क्रॉस कर देना। इतनी सी बात है, आपके पास ये सारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, टाइप्स क्या है हाइपरटेंशन की, एक हमारे पास होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसकी में कॉज मौजूद नहीं है, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन और एक हमारे पास होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ये 3 काजेज हमारे पास होती हैं, ठीक है? अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। देखो मैलिग्नेंट में क्या है, वो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। जब अगर सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल क्या था 120/80, लेकिन अगर सिस्टोलिक कह रहा है कि वो हमारे पास 200 और डायस्टोलिक हमारे पास 120 से
अबव चला जाए, तो इसका मतलब है वो मुसलसल फैलता जा रहा है और मरीज़ के अंदर अगर ये रह जाए ना, तो वो कह रहा है कि 1 से 3 साल के अंदर बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा मरीज़ मर जाता है। या उसे दिल का फेलियर हो जाता है या लीवर फेलियर या फिर गुर्दे उसके ख़त्म। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर कहाँ पे होगा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर, जब उसका 200/120 से अबव रह जाए। ठीक है? पैथोजेनेसिस में कह रहा है हमारे पास 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक हमारे पास होगी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी। ठीक है? 2 तरह की हमारे पास पैथोजेनेसिस है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन कह रहा है कि ड्यू टू मल्टीपल अननोन कॉजेज़ की वजह से हमारे पास, मतलब इडियोपैथिक जो है ना हमारे पास कॉजेज़ होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको जो है ना वो हम कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअल हमें काज़ मालूम नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब वो मल्टीपल चीज़ें जो है ना, कि वो पकौड़ा भी खाई जा रहा है और नमक भी खाई जा रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं इसमें। ठीक है? तो इसके हम कह देते कुछ हद तक चीज़ इसके अंदर एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर जो है ना प्राइमरी के अंदर हमारे पास आ जाएँगे। जबकि सेकेंडरी के अंदर कहीं में ना हमारे पास कुछ ऐसा ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है? तो वन प्रॉपर अंडरलाइंग काज़ है जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवा रही है। अगर उस काज़ को हम ठीक कर लें तो हम हमारे पास ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कह रहा है कि एक खाद हमारे पास है, मतलब एल्डोस्टेरोन जो है ना वो जिसने सोडियम की अपटेक करवानी वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, सोडियम की हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह में वाटर की जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा होगी अब्ज़ॉर्प्शन। जहाँ नमक वहाँ पानी। अगर उसने एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगा, वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी और हमारे पास ब्लड प्रेशर एट द एंड बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इस हालत में आपने क्या करना होता है, इस हालत में वो कह रहा है आपने जो है ना वो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, क्योंकि जो है ना हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला इन्वॉल्व हुआ है ना, ठीक है? तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है, अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स को ही रिमूव कर दें, या पूरा एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव कर दें, तो वहाँ से हमारे पास एल्डोस्टेरोन निकलेगा नहीं, तो हमारे पास ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। ठीक है? मतलब हमने कोई ऐसा इलाज कर दिया जो अंडरलाइंग कॉज़ है, इसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। देखो, अब इसकी वो कह रहा है कि इसकी एक और भी वजह होती है कि हमारे पास कोई मेटाबॉलिक हार्मोन जो है ना, वही मैंने बता दिया डिस्टर्बेंस है, या फिर हमारे पास कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हमें पता है वो किसके अंदर होता है, प्रेग्नेनोलोन में। प्रेग्नेनोलोन जो है ना वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है? अब वो प्रोजेस्टेरोन से हमारे पास एंड्रोजन भी बनते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड भी और मिनरलोकार्टिकॉइड भी। लेकिन अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए मेटाबॉलिक हार्मोन के अंदर, तो वो कह रहा है हमारे पास जो है ना इसको इन सब जो मैकेनिज़्म था, इसको रेगुलेट कौन करता था? 17 अल्फ़ा हाइड्रॉक्सिलेज़, ये इसको रेगुलेट करता था। लेकिन अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए 17 अल्फ़ा हाइड्रॉक्सिलेज़ की, तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 17 अल्फ़ा हाइड्रॉक्सिलेज़, इसकी जो है ना वो अगर डेफ़िशिएंसी है, तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और वो हार्मोन टपाटप बनना शुरू कर देंगे। ठीक है? हाइपरप्लेजिया लाइक डिज़ीज़ होगी, इसमें हार्मोन हद से ज़्यादा बन जाएँगे और हमारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है? तो नंबर 1 काज़ एड्रीनल ग्लैंड का, नंबर 2 पे हमारे पास काज़ है कि हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस हो गया है। कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरोन, वहाँ से हमारे पास एंड्रोजन, ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड, ये सारे बन गए। ठीक है? फिर उसने आगे लिखा हुआ है लिटल सिंड्रोम के बारे में। थर्ड वजह जो है ना हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, ये हमारे पास थी फर्स्ट रीज़न, ये हमारे पास सेकंड रीज़न। अब वो कह रहा है एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लिडल सिंड्रोम। व्हाट इज़ लिडल सिंड्रोम, ये अमूमन पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो है ना वो जो नेफ्रॉन होती है उनके अंदर जो प्रोटीन होती है उनकी म्यूटेशन हो जाती है। इंक्रीज़्ड सोडियम एक्टिविटी ऑफ द सोडियम चैनल, जो नेफ्रॉन के अंदर सोडियम चैनल है ना, इनकी एक्टिविटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने क्या करना, जो भी सोडियम आया ना उसे जाने नहीं देना, बस उसको पकड़ के ना बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अब्ज़ॉर्ब करवा लेना। तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज़ एक्टिविटी ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है? तो वो क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि म्यूटेशन हो गई थी वहाँ पे कोई, ठीक है? इनहेरिटेड ही जो है ना वो पैदाइशी तौर पे उसको म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास वो म्यूटेशन होगी तो वो जो एक्सेसिव सोडियम चैनल थे वो ख़त्म नहीं हुए, तो उन्होंने क्या करना है, अब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देना है सोडियम। जब वो हद से ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेंगे, इसे हम कहेंगे हम उसने हद से ज़्यादा सोडियम को अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो लीडर सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो ये क्या है, एक काज़ हो गया। ठीक है? अब आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, तो अब इसकी जो है ना वो कुछ काज़ेज़ वो कह रहा है हाइपरटेंशन की, हमारे पास क्या-क्या, ये वाला टेबल देखो, इसके अंदर क्या है हमारे पास, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हमारे पास कह रहा है कि वो प्राइमरी जिसे हम कह रहे हैं वो 90 टू 95% ऑफ ऑल केसेज़ है। सेकेंडरी में वो कह रहा है हमारे पास रीनल होगा,
एंडोक्राइन मसला होगा, कार्डियोवैस्कुलर होगा, या कोई न्यूरोलॉजिकल मसला होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ कि रीनल काजेज है, कोई एंडोक्राइन काज है, कोई सीवीएस काज है, कोई न्यूरोलॉजिकल या साइकोजेनिक हमारे पास फैक्टर है। रीनल में कह रहा है कि जो रीनल आर्टरी है ना, उसकी हमारे पास क्या होगी, स्टीनोसिस होगी। ठीक है, तंग हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रीनल की जो है ना प्रोडक्शन हद से ज़्यादा हो जाएगी। जब रेनन ज़्यादा होगा तो हमारे पास एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के हमारे पास मोर एंजियोटेंसिन 1 रिलीज। इसकी वजह से हमारे पास जब एंजियोटेंसिन 1 रिलीज होगा तो उसके साथ ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2, जो कि हमारे पास क्या करेगा, सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और हमारे पास कार्डिक आउटपुट हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ा है और हमारे पास वो कह रहा है ये सारे का सारा काम हो जाएगा। तो ये इस टेबल के अंदर इतनी सारी बात लिखी हुई है कि हमारे पास जो रीनल है हमारे पास, वो कह रहा है कि फिर वो ग्लोमेरो कोई रीनल डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, रीनल आर्टिस्टिनोसिस की एक बात मैंने कर दी है। बाकी रीनल वैस्कुलाइटिस है या फिर कोई भी ट्यूमर हो सकता है रीनल का, वो हमारे पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि जीन डिफेक्ट हमारे 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज होगा, जो कि हमारे पास क्या करवाता है, एक्सेसिव जो है ना प्रोडक्शन करवा देगा, हार्मोन एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। फिर लिडल सिंड्रोम की मैंने बात की, वो यहाँ पे उसने लिखी हुई है सारी की सारी। म्यूटेशन होगी जो कि हमारे पास क्या होती है, सोडियम चैनल जो है ना, वो एक्सेसिव सोडियम चैनल वो होगी, जो कि हमारे पास हद से ज़्यादा नमक को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, सोडियम को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो वहाँ पे होगा। बाकी वो एसेंशियल में कह रहे हैं रिड्यूस रीनल एक्सक्रीशन हो गया, इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो गया। बाकी जेनेटिक फैक्टर वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ हो गए, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके साल्ट कंजप्शन बहुत कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ओबीज है बंदा, और वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसके अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे। बस ये नाम याद होंगे, एंडोक्राइन, सीवीएस, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल में। बाकी वो कह रहा है प्राइमरी हाइपरटेंशन में कह रहा है कि 90 से 95% जो पेशेंट हैं उनको प्राइमरी, या फिर इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसका दूसरा नाम है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ड्यू टू मल्टीपल काजेज हैं, रिड्यूस सोडियम एक्सक्रीशन, यानी वो यूरिन के अंदर अपनी एक्सक्रीशन को रिलीज नहीं कर पा रहा पेशेंट, या फिर उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर में ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, या सीडेटरी लाइफस्टाइल, हर वक्त जो है ना वो सुकून में रहता है, या फिर वो कह रहे हैं जेनेटिक फैक्टर में हमारे पास कह रहा है कि फेमिलियर हाइपर कोलेस्टोरीमिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एंजियोटेंसिन जो है ना वो समटाइम लीवर जो है ना वो हमारे पास कह रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज़्यादा बना देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिकली जो है ना वो लीवर के अंदर मसला था, उसने जाके हमारे पास प्राइमरी। तो ये मल्टीपल काजेज मिलकर प्राइमरी हाइपरटेंशन का, और ये 90 से 95% होता है। मार्फोलॉजी में कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एथ्रोजेनेसिस हो जाएगी, और हमारे पास क्या होगा, वो प्रोसेस शुरू कर एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग, इसकी वजह से हमारे पास जो ही ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी एंडोथेलियम डैमेज होगी, वहाँ पे एथ्रोमा और एथ्रोस्क्लेरोटिक आगे वो सारा आ रहा है। ठीक है, वेसल की डिजनरेशन होगी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, आर्टरी जो है ना वो हमारे पास थिक हो जाएगी। एक है अगर वो प्लेक बन जाए तो इसे हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस, लेकिन अगर आर्टीरियल वाल थिकनिंग हो जाएगी इसे हम कहेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अब आर्टीरियल स्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, थिकनेस होती है या स्टिफनेस होगी। ठीक है, अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है हाइलेन, एक हमारे पास होता है हाइपर प्लास्टिक। मतलब कहते हैं ना हाई हाई प्लास्टिक के ना, हाँ ठीक है, तो मैंने यूँ जाते हाई हाई प्लास्टिक, मतलब एक हमारे पास हाइलेन है और एक हमारे पास से प्लास्टिक हो गया। हाइलेन में बेसिकली क्या होगा, ब्लड वेसल जो है ना वो इसकी 3 वाल्व हैं। बेसिकली ये हाइलेन डायबिटिक के अंदर होता है, और नंबर सेकंड पे जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उनके अंदर हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है। 3 लेयर है, ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया बाहर वाली, मीडिया और इंटीमा अंदर वाली। ठीक है, अब ट्यूनिका इंटीमा के साथ हमारे पास क्या होती है, एंडोथीलियम की लेयर होती है। हाइलेन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर एंडोथीलियम की जो है ना लेयर, ये वाली जो मैंने ब्लू से बनाई हुई, इसकी इंजरी हो जाएगी हमारे पास, ये जब फट जाएगी, टेयर हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर गैपिंग आना शुरू हो जाएगी। गैप आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होगा, वो बिकम परमिएबल। अब यहाँ से अब हमारे पास कुछ भी जो है ना वो एंडोथीलियम के अंदर से गुजर जा सकता है। तो हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो कि गंदे हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे पास क्या करेंगे, ये एंडोथीलियम को क्रॉस करके ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, मतलब इसने इसको इरिटेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब भी हमारे पास जो है ना वो ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, देखो एलडीएल ये जहाँ मैंने बनाया हुआ, इसके अंदर गैपिंग आई। ठीक है, तो हमारे पास एलडीएल जो है ना वो हमारे पास अंदर वाली वेसल के अंदर आना शुरू कर दी, ये मिडल लेयर को ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये जो मिडल लेयर है, इंटीमा, एंडोथेलियम डैमेज इंटीमा को क्रॉस की, और मिडल लेयर यहाँ पे जाके इसने, क्योंकि मिडल लेयर के पास स्मूथ मसल है तो इसके जाके इरिटेट करेगा, वहाँ से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, स्मूथ मसल की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा कोलेजन आएगा, प्रोटियोग्लाइकन बहुत ज़्यादा बनेगा, और वहाँ पे क्या होगा, हाइलिनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ पे डिपोजिशन, हाइलिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो सारे का सारा क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की इन्हांसमेंट, और वो वेसल वहाँ पे अकड़ाव पैदा हो जाएगा। जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ के अंदर वो पैदा हो जाए, वो अकड़ जाती है ना, तो मतलब यूँ कह लें कि वो अकड़ाव वाली चीज़ में आ जाएगी। नंबर सेकंड पे हमारे पास हाइपर प्लास्टिक। हाइपर प्लास्टिक में क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगी स्मूथ मसल सेल की, प्याजों की तरह।
ऑनियन लाइक जो है ना, इसके अंदर बड़ी एक है हमारे पास होता है ऑनियन लाइक कंसनट्रेट हमारे पास फॉर्मेशन होगी। स्मूथ मसल जो है ना वो हद से ज़्यादा जो ऑनियन की तरह, जिस तरह प्याज काटते तो वहाँ गोल गोल मिलते हैं ना लच्छे से, वैसे ही मिलेंगे आपको स्मूथ मसल के। अगर वो कह रहा है हमारे पास किडनी की वेसल के अंदर, अगर वहाँ पे हमारे पास फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, और ये हमारे पास जो हमने पढ़ा है ना मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन यहाँ पे, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है कौन सी, हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि किडनी को डैमेज कर रही है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की हमारे पास, आर्टीरोस्क्लेरोसिस की हमारे पास जो हमारे पास अकड़ाऊ आ गया है। एक तो हमारे पास CNS आर्टरीज अगर इन्वॉल्व होंगी तो लेस देन अगर 24 आवर के लोग, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक, और वो स्ट्रोक की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर तो वो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वो बंदे को स्ट्रोक हो जाएगा। अगर 24 घंटे से कम तक ये फेनोमिना चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, मतलब ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर ये 24 आवर से कम है तो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होगा। अगर 24 आवर से ज़्यादा देर तक वो हो गया तो वो एक वक्त आएगा पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब दिमाग के अंदर जो है ना वो स्ट्रोकिंग की आ जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मेमोरी उसकी लॉस होगी, डिमेंशिया होगा जिसे हम कहते हैं। साथ में इंसेफेलोपैथी हो जाएगी, मतलब ब्रेन की डैमेजिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। नंबर 1 काज ये होगा। नंबर 2 पे अगर तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आर्टरीज इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब दिल को जो है ना वो करोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, तो मोस्टली जो है ना वो लेफ्ट, अगर करोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हमारे पास होगा। साथ में दिल के मसल जो है ना ठीक नहीं जा रहे, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि इसकी जो करोनरी वेसल्स हैं उनकी सख्ती आ चुकी है, वहाँ से ऑक्सीजन ठीक नहीं जा रही, ब्लड ठीक नहीं जा रहा। एरिथमिया, दिल फड़फड़ाने लग जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कन हो जाएगी, जिसके बाद हमारे सडन कार्डिक डेथ, एक वक्त आएगा दिल के गलाओ मैं काम ही नहीं करता, सडन कार्डिक डेथ हो जाएगी। तो ये है, उसको जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली, सडन कार्डिक डेथ। फिर अगर तो वो आँख की आर्टरी इन्वॉल्व कर दे, पहले हमने की कि वो दिमाग की, फिर दिल की, अब हमारे पास है आँख मारने वाली। अगर आँख की आर्टरी इन्वॉल्व है तो आई बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है, अगर इसके अंदर इस्कीमिया हुआ तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी और हमारे पास रेटिना डैमेज होगा और पेपिलरी एडीमा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर अब हमारे पास आँख भी नहीं तो गुर्दे भी इन्वॉल्व हो जाएँ तो ग्लोमेरुलर, मतलब जो ग्लोमेरुलर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किडनी फेलियर, और वो एंड ऑर्गन स्टेज फेलियर की तरफ जा रहा है, कि मतलब वो डायलिसिस ना करवाए तो बंदा गया। ठीक। अब नेक्स्ट ये था हमारे पास था आर्टीरोस्क्लेरोसिस की टाइप, हाइलेन, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, एंडोथेलियम डैमेज हुई, इंटीमा को क्रॉस करके ट्यूनिका मीडिया के अंदर गया, वहाँ से एक्सेसिव हर चीज़ पर प्रोड्यूस हुई और हाइलेन लाइक डेपोजिशन वहाँ पे हुई, और वहाँ पे हमारे पास सारे की सारी एक्स्ट्रा मेटर डेपोजिशन होगी। मोस्टली डायबिटीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस वाले में हाइपरप्लास्टिक ओनियन लाइक में होता है। फिर हमने किया अब आर्टीरोस्क्लेरोसिस को, मैं कह रहा है कि हमारे पास ये बेसिकली क्या है, इसको फर्दर में कह रहा है थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है। अब इसके अंदर थिकनिंग में क्या होगा, हमारे पास क्या, इलास्टिसिटी, देखो ना ये मेरी वेसल्स है, ये इलास्टिक है, अगर ये यूं ही अकड़ी रह जाए तो क्या होगा, बहुत काम खराब हो जाएगा। ये देखो ना ये इलास्टिक है, लेकिन अगर ये इलास्टिक ना हो तो बिल्कुल सख्त पाइप की तरह हो जाए तो फिर मसला बन जाएगा। और इसकी पैथोजेनेसिस बता, देखो 3 लेयर वेसल की यहाँ पे वो बता रहे हैं हम, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये ट्यूनिका इंटीमा मतलब मैंने वेसल को यूं काट के आपको साइड से अब दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे अंदर इंटीमा होती है, इंटीमा के ऊपर हमारे पास क्या होती है, एंडोथेलियम की लेयर होती है, ये जो मैंने बनाई हुई है ये हमारे पास एंडोथेलियम की लेयर है। अगर ये डैमेज होगी तो ये बड़ी वजह है, एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, आर्टीरोस्क्लेरोसिस होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, और वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई थ्रोम्बिस बनेगा। देखो, फिर हमारे पास ट्यूनिका मीडिया जिसके अंदर मैंने ये स्मूथ मसल बनाए हुए हैं, और फिर एडवेंटिशिया जो कि एंड एंड वाली लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान हमारे पास लेयर है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, और इंटीमा और मीडिया के दरमियान इंटरनल इलास्टिक लेमिना वाली लेयर होती है, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास स्मूथ मसल आ जाते हैं। अब वो कह रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब वो कह रहा है कि हमारे पास मेजर वेस्कुलर डिजीज में वो कह रहे हैं एंडोथेलियम की इंजरी जो है ना वो हमारे पास, इंजरी ड्यू टू कोई भी टॉक्सिन की वजह हो सकती है, कोई भी स्मोकिंग केमिकल की वजह, या फिर हाइपरलिपिडीमिया की वजह, या फिर हमारे पास वो कह रहे हैं हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास इंजरी हो सकती है। देखो यहाँ पे जो है ना वो कोई भी वो कह रहा है कि टॉक्सिन आके लगी एंडोथेलियम के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से इंजरी है, या फिर वो कह रहा है यहाँ पे कोई स्मोकिंग केमिकल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आग लगे तो एंडोथेलियम बड़ी नाजुक है, ये या फिर लिपिड बहुत ज़्यादा आ गया तो ये भी इसको डैमेज कर देगा, या फिर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड शुर करके गुजर रहा है बहुत तेज़ी से, तो एक वक्त आएगा कि ये इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होगी और ये टूट जाएगी एंडोथेलियम। जब ये टूटेगी तो हमारे पास क्या होगा,
हील करने के लिए ना ट्यूनिका मीडिया से सेल आते हैं। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं यार ये जो ख़राब होगी, तो ये अपने स्मूथ मसल को माइग्रेशन करवाएंगी इसकी तरफ। ठीक है, तो स्मूथ मसल की माइग्रेशन होगी ट्यूनिका मीडिया से हमारे पास यहाँ पे एंडोथीलियम की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना वो न्यू जो है ना वो इंटीमा की बनाए, ज़ाहिर बात है जो डैमेज हुई है इंटीमा के ऊपर जो एंडोथीलियम है उसको बनाना भी है, तो मीडिया वाली लेयर इसको बनाने में हेल्प करेगी और यहाँ से स्मूथ मसल जाके इसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन ये जो स्मूथ मसल है ना, ये इस स्मूथ मसल से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ये वाले जो थे ना हमारे पास कॉन्टेक्टाइल इन नेचर थे मीडिया वाले। यहाँ पे जो है ना ये वाले, ये हमारे पास कह रहे हैं कि ये नॉन कॉन्टेक्टाइल है, क्योंकि न्यू जो स्मूथ मसल बने हैं वो हमारे पास नॉन कॉन्टेक्टाइल होंगे, वो कंट्रैक्शन वाली एबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, हल्की इंजरी अगर होगी ट्यूनिका ये इधर एंडोथीलियम की, तो ये रिपेयर इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर इंजरी ही बहुत ज़्यादा होगी, बार बार इंजरी, ठीक है, तो वो एक वक्त आएगा कि वहाँ से स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ना ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर हाथ से ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, थिकनेस हो जाएगी और वो हमारे पास ल्यूमन नैरो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर तो वो कह रहे हैं हल्की इंजरी है एंडोथीलियम की, वो तो रिकवर कर देगा बंदा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बार बार वो स्मोकिंग किए जा रहा है, ठीक है, इंजरी बार बार हुई जा रही है, एक वक्त आएगा कि यहाँ पे हद से ज़्यादा जो है ना वो स्मूथ मसल आ जाएंगे, तो ये जो ल्यूमन था यहाँ पे, ये इसका ख़त्म होना शुरू होगा, वेसल थिक होगी और हमारे पास क्या होगा, वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर देगा। ईजी हो गया। अब वो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अगर ये करोनरी आर्टरी के अंदर आएगा तो हमारे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होगी, और वो इस्कीमिया हो जाएगा, अगर ब्रेन में होगा तो स्ट्रोक होगा, किडनी के अंदर होगा तो सीकेडी हो जाएगा। फिर वो कह रहा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हमारे पास क्या है, वैस्कुलर डिजीज़ है ड्यू टू क्रोनिक एंडोथीलियल इंजरी। ठीक है, अगर तो बार बार एंडोथीलियम की इंजरी हो रही है तो वो उसकी वजह से हमारे पास जो वेसल का प्रेजेंट करेगी उसे हम कहेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मतलब वो बार बार रिपीट कर रहा है बुक के अंदर भी ना, हार्डनेस और थिकनिंग ज़्यादा होगी और इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, इसको हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कह देना है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी टाइप्स कुछ बताई गई हैं, तो 3 मेजर टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन स्क्लेरोसिस, नंबर सेकंड पे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और नंबर थर्ड पे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो 3 तरह की हमारे पास आ जाती है। मोंकीबर्ग में बेसिकली क्या होता है, ये कह रहे हैं बिनाइन कंडीशन है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर है ना, ये सपोज करें ट्यूनिका इंटीमा था, ये मीडिया वाली लेयर थी और ये एडवेंटिशिया। तो जो मीडिया वाली लेयर है वहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन, क्योंकि वहाँ स्मूथ मसल है, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन हाथ से ज़्यादा इरिटेशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम जो है ना वो यहाँ पे मीडिया वाली लेयर पे डिपॉजिट होगा, तो वो हमारे पास कर दी। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी ओवरऑल ल्यूमन के ऊपर, नैरोइंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ बाहर बाहर से जो है ना वो हमारे पास अंदर ल्यूमन ठीक रहता है। तो मंकी बर्ग एक ये लाइट सी कंडीशन है, इसको हमने याद करना। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में कह रहा है कि हमारे पास स्मॉल वेसल जो है ना उसके अंदर हाइलेन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक, ये वाली यानी दोनों कंडीशन हमारे पास हो जाएंगी स्मॉल वेसल के अंदर। ठीक है, हाइलेन में डिपोजिशन ज़्यादा, जिसकी वजह से नैरोइंग होगी और यहाँ पे ओनियन लाइक कंसनट्रिक जो है ना हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मिडल लेयर के अंदर जो है ना वो हमारे पास एनहांस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा, मोर कोलेजन और मोर प्रोटियोग्लाइकन बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, शो हाइलेनाइजेशन, और वो कह रहे हैं हाइलेन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हम कहेंगे, और ये हमारे पास हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर देखा गया। फिर हाइपरप्लास्टिक में कह रहे हैं कि स्मूथ मसल जो है ट्यूनिका मीडिया प्रोलिफरेट करते हैं, और ऑनियन लाइक हमारे पास कंसेंट्रेटिक फाइब्रोसिस, और वो मैंने बता दिया कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर मैंने देखा था। ये वाला हमने हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के अंदर, हाइलेन वाला हाइपरप्लास्टिक मोस्टली जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है ना उनके अंदर देखा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में कह रहा है हमारे पास मीडियम साइड है, आर्टीरो में स्मॉल साइज आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे मीडियल जो है ना वो जो लेयर है मोंकी बर्ग के अंदर, जबकि यहाँ पे एथरो में मीडियम साइज आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी इन्वॉल्व है, फाइब्रोफैटी प्लैग बनता है जो कि डिपॉजिट होता है इन दी वेसल वाल के अंदर। ठीक है, अब जो फाइब्रोफैटी प्लैग मतलब यूँ करके एक प्लैग सा बन गया है, इसे हम कहेंगे एथरोमा, मतलब एक तरह का बन गया है वेसल के अंदर, ल्यूमन के अंदर। अब जो एथरोमा बना है वो फाइब्रोफैटी प्लैग की तरह होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये ल्यूमन है, ये अब ना एथरोमा फॉर्मेशन, और ये प्लैग हो गया, देखो यहाँ पे अब। ठीक है, मैक्रोफेजीज और ये टी लिम्फोसाइट दिख रहे हैं, दरमियान में इसके क्या होगा, लिपिड कोर होगा जो कि नेक्रोटिक होगा, उसके ऊपर एक उसने टोपी पहनी हुई जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कैप होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एथरोमा जो बना है, फाइब्रोफैटिक प्लैग बना है, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, दरमियान में नेक्रोटिक कोर, ऊपर इसकी एक कैप है एक। ठीक है, अब जो है ना लिपिड कोर है, फाइब्रस कैप है, और उसके अंदर जो है ना मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट होंगे, साथ में प्लेटलेट्स और फिब्रिन जो है ना उसकी डिपोजिशन होगी, वो सारा मिल के जो है ना ये कचरा सा एक बना देगा जिसे हम प्लैग कहते हैं, और ये प्लैग का करता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है।
ठीक है। सो इट इन्हांस द मतलब वहाँ पे जो रुकावटें हैं थ्रोम्बोसिस उसके लिए होता है, वहाँ पे खून का लोथड़ा जो जम जाना है वहाँ पे उसके लिए है ये। ब्लड ब्लॉकेज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। जिस सेरिब्रल आर्टरी में वो कह के हमारे पास स्ट्रोक होगा, जिस स्ट्रोक की वजह से हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी उस बंदे की। ठीक है। अगर यही थ्रोम्बस यहाँ से डिसलॉज होके दिमाग वाली आर्टरी में चला गया, एम्बोलस, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रोक और डेथ हो जाएगी। ठीक है। वो कह रहा है अब ये प्लेग जो है ना मीडियम साइज आर्टरी के अंदर भी हो सकता है और लार्ज साइज आर्टरीज के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। अगर तो मीडियम साइज आर्टरीज के अंदर हुआ तो वो एक वक्त आएगा कि वो खून को बर्दाश्त नहीं करेगी और वो फट जाएगी और वहाँ पे कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगी। ठीक है। जबकि जो लार्ज है ना वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो स्मूथ मसल है ना वो एक वक्त आएगा कि अपना कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो रिलीज़ कर देंगे। वहाँ पे अयोर्टिक एनोरिज्म, मतलब एक तरफ से वैसे अगर नॉर्मली यूँ है ना तो वो यूँ करके एनोरिज्म की तरह यूँ करके आएगी। ठीक है। यहाँ खून अब यूँ से यूँ करके यूँ जाना शुरू करेगा, इसे हम कहते हैं एयोर्टिक एनोरिज्म। ठीक है। तो ये आपने दो कंडीशन याद रखनी है। अगर लार्ज वेसल है तो वहाँ पे एयोर्टिक एनोरिज्म, स्मॉल है तो वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगी। ठीक है। वहाँ फटेंगी, वहाँ पे वो क्या होगा, एथ्रोमा सा बन जाएगा और वहाँ पे वो पूरी ब्लॉकेज कर देगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ी सी इसने डिस्कशन की हुई है। ठीक है। अब देखो एंडोथीलियम की हमने कहा इंजरी होगी, ये देखो ना, ये हमारे पास है एंडोथीलियम वेसल की। अगर इसकी इंजरी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे मोस्टली कौन कौन सी इन्वॉल्व है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल आर्टरी ये पेट वाली है, मिजेंटेरिक जो आपकी जीआईटी वाली, और ब्रांचिंग ऑफ दी ब्रांचिंग पॉइंट, जहाँ से जो ब्रांचिंग दो एक आर्टरी दो में कन्वर्ट हो रही है ना, मोस्टली वो पॉइंट इन्वॉल्व है। साथ में हाइपरलिपिडेमिया में एलडीएल और एचडीएल, जिनके अंदर एलडीएल का लेवल ज़्यादा हो और एचडीएल का लेवल कम हो। ठीक है। गंदा जो कोलेस्ट्रोल है वो ज़्यादा है और अच्छा कोलेस्ट्रोल कम है। बैड कोलेस्ट्रोल क्या करेगा, ये लीवर से हमारे पास क्या करेगा, देखो ना, एलडीएल क्या करेगा, लीवर से जो है ना वो हमारे पास कोलेस्ट्रोल को, अभी दान हो रही है बाकी दान के बाद, ओके जी। अब देखो गौर से, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना वो क्या करता है, लीवर से गंदा कोलेस्ट्रोल जो है ना वो टिश्यू के अंदर डिपॉजिट करना चाहिए। जब टिश्यू के अंदर होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, टिश्यू की जो हमारे पास वेसल है एंडोथेलियम, इसको हमने डैमेज करेगा। ठीक है। वेसल इज मोर परमिएबल, ज़्यादा से ज़्यादा एलडीएल आना शुरू कर देगा और वो हमारे पास क्या करेगा, फैट डेपोजिशन और वहाँ पे प्लेग बनाना। टिश्यू के अंदर जो है ना वो हमारे पास जो वेसल है वहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज, उसके अंदर प्लेग बनाने का किसका काम है, एलडीएल का। लेकिन जो एचडीएल है ना वो क्या करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये टिश्यू से दोबारा इसको लीवर के अंदर ले जाके उसको मेटाबोलाइज करवा देता है। ठीक है। डिग्रेड करवा देता है उस लीवर को, तो ये रिवर्स करवाता है कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से दोबारा लीवर की तरह। ठीक है। तो एचडीएल ने टिश्यू से लीवर की तरफ, एलडीएल ने लीवर से टिश्यू की तरफ। यहाँ पे ये गंदा क्यों है, इसने जो टिश्यू की वेसल्स हैं उसके अंदर जो है ना एंडोथीलियम को डैमेज करवा के वहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज करवाना है। और जब भी वेसल के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाए तो ये हमेशा खतरनाक होता है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में एंडोथीलियम जो है ना वो हमारे पास, वो कह रहा है हर वक्त जो एंडोथीलियम है ना वो रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। इसका काम क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये जितने भी प्लेटलेट आती है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड कहती है तुमने नो नो मेरी वेसल पे नहीं लगना। ठीक है। तो ये जो मेरी है ना वेसल, ठीक है, इसकी एंडोथीलियम है, ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे ब्लड के अंदर से जितने भी प्लेटलेट्स आ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि नो, तुम गुजरो ब्लड से, मेरी वेसल के साथ तुमने नहीं चिमड़ना। ठीक है। अगर तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ये जो एलडीएल है ये क्या करता है, ये एलडीएल हमारे पास लो डेंसिटी, क्यों ये गंदा है, जब ये लीवर से यहाँ पे अपना लेके आएगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके साथ दोस्ती कर लेगा। बड़ा बेगैरत आदमी है ये। ठीक है। एलडीएल क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ दोस्ती करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब वो न्यूट्रलाइज हो गए तो सारे प्लेटलेट यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो एडहेजन ऑफ द प्लेटलेट टू दी एंडोथेलियल लेयर हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज हो गया, सो प्लेटलेट एबिलिटी टू एग्रीगेट विद द एंडोथेलियम बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा, जब यहाँ पे प्लेटलेट टपा टप टपा टप बढ़ते जाएंगे तो एक वक्त तक यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। ठीक है। थ्रोम्बस किया है वो डेंजरस है, तो एलडीएल गोज टू एंडोथेलियम, मैक्रोफेज जो है ना वो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग इट। ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एलडीएल को, बहुत खराब इरिटेट करेगा स्मूथ मसल को। देखो जब यहाँ पे जो है ना एलडीएल मजीद डेपोजिशन होगी, यहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगे, मैक्रोफेजेस जो है ना वो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे एलडीएल को। जब एलडीएल खुद यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये इरिटेट करेगा स्मूथ मसल को, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ से जब मज़ीद जो है ना वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जो एथेरोमा मार रहा है वो मज़ीद बनना शुरू कर देगा, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक जो कहेगा तुम और करो और करो और करो, तो ये और ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस करना शुरू कर देगा। तो ये एक कंडीशन थी, सॉरी फॉर दैट, ये इसके बारे में समझाता रहा हूँ। एनीवेज, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो नाइट्रिक ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करती हैं? एक एलडीएल, ठीक है। साथ में जो लोग स्मोकिंग करती हैं, सीडेटरी लाइफस्टाइल जिनका है, खाया पिया मौज उड़ाई, माइक्रोब्स कुछ होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, कुछ केमिकल ऐसे होती हैं जो क्या करती हैं, एंडोथीलियम की इंजरी करवाती हैं। जब अगर एंडोथीलियम ही इंजर हो जाए तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेंगे नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? मोर परमिएबल, मोर इरेगुलर, इनहांस एडिशन एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लगेंगे, और वहाँ पे क्या होगा? सारे के सारे मोनोसाइट और हमारे पास जो लिम्फोसाइट है ना वो सारे चिकना चुगर हो जाएगा। तो ट्यूनिका इंटीमा कंटेन मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और लिपिड्स, एलडीएल। अब सरफेस के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जब वो न्यूट्रलाइज होगा प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, वही बात कर रहा है वो। बाकी कह रहा है कि मोनोसाइट चेंज हो ना, वो अब यहाँ पे जो मोनोसाइट से नॉर्मल वो मैक्रोफेजेज में चेंज होंगे, वो क्या करेंगे? हमारे पास एलडीएल के ऊपर जो है लोडिंग स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अब जो मोनोसाइट मैक्रोफेजेज के अंदर चेंज हुए ना, उसको हम कहते हैं फोम सेल जो है ना फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास देख रहे हो, वो कह रहा है कि हमारे लिपिड जो है ना वो हमारे पास जब आती है ना मैक्रोफेजेज उनको इनगल्फ कर लेती है, ठीक। तो वो हमारे पास एक फोम सेल बन जाते हैं। अब इन फोम सेल के पास जो है ना वो हमारे पास स्कैवेंजर रिसेप्टर होती हैं, ये लिपिड को वसूल करते हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेज रिलीज केमिकल मीडिएटर इंटरल्यूकिन-1 और लिम्फोटॉक्सिन, जो कह रहा है कि हमारे पास मजीद पॉजिटिव सिग्नल देंगे बाहर से। मोर एंडोथीलियम जो है ना परमिएबल होगी और वो हमारे पास ज़्यादा डैमेज कर देगी। सिंपल सी बात है। जो मोनोसाइट हमारे पास मैक्रोफेजिस की तरह कन्वर्ट हुए, उन्होंने ऑक्सीडाइज करा लो डेंसिटी को, मोर एलडीएल लोडिंग अगेन दी अगेंस्ट दी मैक्रोफेजिस, मोर फोम सेल, ज़्यादा फोम सेल बनेंगे। देखो ना, ये एंडोथीलियम, ट्यूनिका इंटीमा, ये ट्यूनिका मीडिया है। यहाँ पे इंटीमा के अंदर जो है ना लिपिड कोर है, वो क्या करेगी? एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? जो है ना वो ज़्यादा फोम सेल बन जाएंगे, फिर ज़्यादा लिपिड कोर बनेगी। नो ऑक्सीडाइजिंग एलडीएल गोज टू द स्मूथ मसल, जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एलडीएल हुआ है ऑक्सीडाइज, वो हमारे पास इधर मीडिया वाली जो स्मूथ स्मूथ मसल है ना, इसके पास जाएगा, यहाँ पे सिग्नल इनको देगा, इनके कहेगा तुम एक्टिवेट हो जाओ। एलडीएल ने क्या किया? स्मूथ मसल को एक्टिवेट कर दिया ट्यूनिका मीडिया से, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज एलडीएल ने सिग्नल देना है स्मूथ मसल को, यानी ये ट्यूनिका इंटीमा है, ये मीडिया है। ऑक्सीडाइज एलडीएल ने आके मीडिया को जो है ना वो कहा कि तुम एक्टिवेट हो, उसके ऊपर जो है वो एक कैप ऑन बना देगा, फाइब्रस कैप बन जाएगी, हमारे पास एथ्रोमा बन जाएगा, ठीक है। नेक्रोटिक कोर और ऊपर उसके फाइब्रस कैप बन जाएगी स्मूथ मसल की। तो यहाँ से जो स्मूथ मसल आ रहे हैं, वो जो हमारे पास यहाँ पे लिपिड कोर बनी थी एलडीएल वाले, उसके ऊपर हमारे पास कैपिंग उसने करवा दी है। स्मूथ मसल ने आके यहाँ पे कैपिंग करवा देगा और हमारे पास वो सारे का सारा बन जाएगा, ठीक है। सो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में करें वो एथ्रोमा हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखिए ना, यहाँ पे एक डायग्राम ये वाली देखो, एंडोथीलियम है, इंटीमा एडवेंटिशिया है, जिनको स्मोकिंग करते हैं वो होमोसिस्टीन ज़्यादा लेते हैं, या फिर हमारे पास टॉक्सिन है, वायरस है, वो क्या इंजरी टू दी इंजरी हुई मोनोसाइट और प्लेटलेट्स में, देखो यहाँ पे एंडोथीलियम डिस्फंक्शन हुआ, स्मूथ मसल सेल, और वहाँ पे मैक्रोफेजिस की एक्टिवेशन हुई, रिक्रूटमेंट हुई, लिम्फोसाइट हो गया, फैटी स्टिक वहाँ पे बन जाएंगी, मैक्रोफेजिस और लिम्फोसाइट इनगल्फ करेंगे, वो फोम सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब वो फाइब्रो फैटी एडिनोमा बन जाएगा, वो लिपिड डेप्रेस और कोलेजन और वासा है। ये सारी कहानी के अंदर इतने का उसमें यही लिखा हुआ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास फाइब्रोफैटी जो है ना, वो कुछ कह रहा है हमारे पास जो एथ्रोमा बना है ना, इसके अंदर क्या होगा? एक लिपिड कोर है, ऊपर इसके हमारे पास क्या है? कैप आ जाएगी, ठीक है। और साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास स्मूथ मसल की कैप आ गई, हमारे पास लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और सारा गंद वाला इसके अंदर आपने मिला देना है। अब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी ना, इसकी वजह से तो रिलीज करेंगे केमिकल मीडिएटर जो इरिटेट करेंगे वेजा वेजोरम को। वेजा वेजोरम क्या होता है? जो ब्लड वेसल को ही हमने वाल को जो छोटी छोटी वेसल सप्लाई करते हैं उसे वेजा वेजोरम कहते हैं। अगर वो ही वेसल को सप्लाई करने वाली वेसल ही डैमेज हो जाए, ठीक है, बड़ी वेसल को सप्लाई करने के लिए छोटी वेसल आती हैं खून देने के लिए, ठीक है, उसे वेजा वेजोरम कहते हैं। अगर वो रैप्चर हो जाएगी तो इंट्रावेस्कुलर हेमाटोमा वहाँ पे बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ल्यूमन हमारे पास अक्यूलेट होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी तो थ्रोम्बस बन जाएगा। सो अभी तक जो हमने कहानी की है ना, उसको मैं करूँ, एंडोथीलियम की इंजरी हुई, ठीक है, इंटीमा के ऊपर एंडोथीलियम इसकी इंजरी हुई, वेसल जो है ना परमिएबल हुई, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और लिपिड अंदर चले गए, लोडिंग ऑफ द लिपिड होगी ट्यूनिका इंटीमा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिपिड की लोडिंग होना शुरू होगी, ठीक है। फिर क्या होगा? वहाँ पे मैक्रोफेज से उसको इनगल्फ किया, वो फोम सेल बन के। अब
उसके ऊपर जो है ना वो सारी की सारी ये लिपिड कोर बन गई है। इन्होंने जाके ट्यूनिका मीडिया का जो स्मूथ मसल सेल है उनको इरिटेट किया, स्मूथ मसल ने आके इसके ऊपर कैपिंग कर दी। ठीक है, तो लिपिड वहाँ पे ऑक्सीडाइज एलडीएल जो है ना वो सिग्नल देंगे स्मूथ मसल को, फाइब्रस कैप बन गई और वो एट द एंड एथ्रोमा बन गया, जिसके पास लिपिड कोर है और ऊपर हमारे पास कैप है। ठीक है, तो केमिकल मीडिएटर में इरिटेट करते हैं वैसा वजह उनको रेप्टिक इंटरमेंट वो बाकी बात होगी। ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास मॉर्फोलॉजी और कॉम्प्लिकेशन क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके जी, अभी जो है ना वो मॉर्फोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना एथ्रोमा बन चुका है, अब इसकी क्या क्या है लिपिड इंटी ट्यूनिका इंटीमा वाले में। ठीक है, तो मतलब ये ट्यूनिका सबसे ऊपर एंडोथीलियम है, फिर ट्यूनिका इंटीमा, फिर मीडिया, फिर तो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर हमारे पास बन चुकी है कुछ ना कुछ चीज़। तो स्टेज 1 में कह रहा है कि फैटी डॉट्स और मैक्रोफेजेस, आपको हल्के हल्के फैटी डॉट्स और मैक्रोफेजेस दिखेंगे। स्टेज 2 में वो कह रहा है हमारे पास मैक्रोफेजेस लोडेड विद लिपिड, उनके पास लोडेड फ्राइज़ जिस तरह होती हैं ना वैसे ही जो है ना लिपिड उनके साथ लोडेड हो जाएँगे, टी लिम्फोसाइट और फैटी स्ट्रीक्स इस तरह करके ना आपको मिल जाएँगी। ठीक है, तो वो कह रहा है एंडोथीलियम के ऊपर आपको इवन के फैटी स्ट्रीक्स नज़र आना शुरू हो जाएँगी माइक्रोस्कोपिकली, तो ये हमारे पास स्टेज 2 है। तो 2 के अंदर हमारे पास क्या है स्ट्रीक नज़र आ रही है। 3 के अंदर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है इंटरमीडिएट फ़ेज़ है। इंटीमा लोडेड विद लिपिड, सेम वही ये वाला कहानी। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि फ़ोम सेल जो है ना वो, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट जो है ना वो जब मैक्रोफेज लिपिड को खाएँगे तो वो फ़ोम सेल बन जाते हैं। ठीक? तो स्टेज 3 के अंदर हमारे पास फ़ोम सेल्स बन जाएँगे। स्टेज 4 में वो फ़ोम सेल जो है ना वो फटेंगे और वहाँ से लिपिड कोर आपको दिखना शुरू कर देगी। ठीक है? जो कि हमारे पास सराउंडेड है टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस के ज़रिए। बाकी स्टेज 5 में कह रहा है कि हमारे पास वो सिग्नल गोज़ टू अंडरलाइंग स्मूथ मसल, जो नीचे स्मूथ मसल था ट्यूनिका इंटीमा के नीचे मीडिया थी ना लेयर, तो मीडिया के पास जाएगा और वहाँ से हमारे पास कहेगा कि तुम अपनी कैप निकलवाओ यार। तो फाइब्रस कैप उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। बाकी स्टेज 6 कह रहे हैं हार्मफुल स्टेज है, लिपिड कोर, फाइब्रस कैप। अगर किसी को स्टेज 6 के ऊपर एथ्रोमा फाइंड हुआ है तो वो बड़ा रिस्की बंदा है। ठीक, वहाँ पे क्या होगा एंडोथीलियम में जो है ना वो उसकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म है। प्लेटलेट किसी भी वक्त डिपॉजिट होके थ्रोम्बस बनाएगा और वहाँ से बंदा गया। ठीक है, साथ में वैदा वेदोरम भी थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है स्टेज 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं। 6 वाली सबसे खतरनाक है। ठीक है, 5 वाली में कैप बनेगी, 4 वाली में हमारे पास कह रहा है कि वो फोम सेल जो है ना वो रप्चर होंगे, 3 वाली में फोम सेल बने थे, 2 वाली में फैटी स्टिक बनी थी, 1 वाली में सिंपल हमारे पास डॉट्स आ रहे थे हल्के हल्के और साथ में उसके पास मैक्रोफेजेस आ रहे थे। ठीक है, डॉट्स पर मैक्रोफेजेस, तो ये आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर वो रिस्क फैक्टर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आता होता है रिस्क फैक्टर जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस के हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ है हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जेनेटिकली कोई बंदे के अंदर मतलब उसकी फैमिली के अंदर ही रन कर रहा है ये जेनेटिकली, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एज जो है ना उसकी 46 बूढ़ा लोग है। ठीक है, ओल्ड एज, और मेल के अंदर मोस्टली जो है ना वो ज़्यादा मर्दों को परेशानियाँ होती हैं तो वो यूँ ही समझ लो। ठीक है, और प्री मीनोपॉज़ल मोमेंट जो है ना, ठीक है, जो थोड़ी सी मीनोपॉज़ के करीब होती है उनके अंदर क्या होता है वो हार्मोनल चेंजेस होती हैं और वो हमारे पास मोस्टली दिल के मरीज़ों के साथ आती हैं। मॉडिफाइबल में हम कौन सी चीज़ करते हैं, अब हम लिपिड खाना कम कर दें, स्मोकिंग कम कर दें, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन को हमने क्या करना है, साल्ट इंटेक कम करना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, इन्फ्लामेटरी जो जितनी भी हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसको कंट्रोल करने, साथ में कह रहा है कि हमारे पास कोई हमने होमोसिस्टीन जो है ना अगर लेवल बढ़ जाए वो भी खतरनाक है, तो होमोसिस्टोनिन यूरिया जब इसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है हाइपर होमोसिस्टीन, ठीक, होमोसिस्टीन का लेवल हमने ज़्यादा नहीं होने देना बस। ठीक है, साथ में हाइपर लिपिडीमिया में एलडीएल कम खाना है, एचडीएल ज़्यादा खाना है। ठीक है, जो आजकल डॉक्टर अफान कैसर वो समोसे वाली तहरीक चला रहे हैं उसमें यही है कि एलडीएल लेवल ज़्यादा हो जाता है बंदे का। ठीक है, जो कि एंडोथेलियम को रप्चर करता है, परमिएबल होती है, फ्री रेडिकल बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज होती है जिसकी वजह से क्या होता है थ्रोम्बस बन जाता है और वहाँ पे स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैप और वो हमारे पास सारा बन जाता है। एचडीएल अच्छा, साथ में हमने एक्सरसाइज करनी है तो ये हमारे पास मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम खा भी अच्छा रहें, एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहे हैं, सिगरेट भी नहीं पीनी। ठीक है, शराब वो कह रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा अगर हम पी लेना हल्की सी लेवल तो वो एचडीएल के लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है, बाकी वो सीडेटरी लाइफस्टाइल जो है ना हमने परहेज़ करना है। आपने फार्माकोलॉजी के अंदर ये लाइन पढ़ी होगी कि फ्यू ड्रॉप्स आई थिंक 20 मिलीग्राम जो है ना अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं एथाइल अल्कोहल, इसकी वजह से हमारे पास एचडीएल का लेवल ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट को हमने थोड़ी-सी एक ड्रॉप के बराबर जो है ना अल्कोहल देनी होती है जिसकी वजह से हमारे पास उसका एचडीएल लेवल ज़्यादा होता है, या तो ज़्यादा नहीं देनी वरना वो भी ख़राब करेगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है हमारे पास कुछ जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक मसला होता है लोगों में।
उनके अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। फिर लाइपोप्रोटीन ए जो कि हमारे पास जस्ट लाइक एलडीएल है, अगर इसका लेवल ज़्यादा तो ये भी डेंजरस है। तो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जब भी ये प्रोकोएगुलेंट फैक्टर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास होगा, और सीडेटरी लाइफस्टाइल को हमने हमेशा छोड़ना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ठीक हो सकता है बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैटिस्टिक नज़र आ रही हैं, बाकी वो कंपोनेंट में एथेरोसी 3 प्रिंसिपल होती हैं, बाकी एक्सेस मैट्रिक्स हो गया, बाकी आगे हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस की? अथरोमा यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा के अंदर बन गया है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती? अगर तो ये एब्डोमिनल अयोटा में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेट के अंदर जो है वो बल्जिंग हो जाएगी आर्टरी की, यूँ करके एक बल्ज आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्मूथ मसल हद से ज़्यादा रिलैक्स, जब एथरोमा बनता है वो रिलैक्स हो जाएंगे और हमारे पास वो एनोरिज्म की तरफ जाना शुरू कर देगा, मतलब बल्जिंग ऑफ दी आर्टरी, जिसे हम एनोरिज्म कहते हैं। अगर क्रोनरी में होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्रोनरी आर्टरी अक्लूड होगी एथरोमा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एमआई का पेशेंट आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर सेरिब्रल दिमाग के अंदर होगी तो हमारे पास ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक, अगर 24 घंटे से कम है, 24 घंटे से ज़्यादा तो बंदा स्ट्रोक के अंदर और ब्रेन की डैमेज होना शुरू। ईजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर मीजेंटेरिक आर्टरी है तो जीआईटी का मसला होगा, पोप्लिटियल आर्टरी है तो लोअर लिम्ब इस्कीमिया, रीनल है तो हमारे पास रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास एनोरिज्म के बारे में। एनोरिज्म बेसिकली क्या है, इसकी टाइप्स हमने डिस्कस करना, ओवरव्यू है, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी और कॉम्प्लिकेशन हमने देखनी है। एनोरिज्म बेसिकली क्या है, कंजेनिटल या अक्वायर्ड डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल, या ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल थी, अगर ये यूं से यूं फूल के यूं नज़र आ रही हो ना, तो इसको मैं कहूँगा ये मेरी जो है ना आर्टिक एनोरिज्म हो गया, अल्लाह ना करे हो, लेकिन ये एनोरिज्म की मैं बता रहा हूँ। लोकलाइज अब नॉर्मल, ये एक तो लोकलाइज्ड होती है, अब नॉर्मल होती है, और हमारे पास इरिवर्सिबल, एक दफ़ा हो गई है ना तो दोबारा आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वजह क्या है, प्रेशर इन दी वेसल जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई होगी, लोअर लिम्ब की तरफ वो स्कीमिया कर देगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब ब्लड सप्लाई यूँ पहले जा रही थी, अब ये घूम के जाएगी तो कुछ ना कोई यहाँ पे घूमती रहेगी, तो लोअर लिम्ब की तरफ वो कह रहा है जब आगे वाले आर्गन है वहाँ पे कम ब्लड सप्लाई जाएगी, वो स्कीमिया का खतरा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं पेट की जो एब्डोमिनल अयोटा उसके अंदर अब देखा गया है एनोरिज्म को, मतलब यूँ करके जो आर्टरी आ रही है ना तो यूँ करके मिल रही है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास वजह क्या है इसकी, हो सकता है वहाँ पे कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो, स्मूथ मसल जो है ना वहाँ रिलैक्स हुए हैं, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस बनने की वजह से, एथरोमा बनने की वजह से, इसकी रिलैक्सेशन की वजह एनोरिज्म हो जाएगा। कंजेनिटल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा बन के जिसकी वजह से ये ज़्यादा होगा, या फिर वो कह रहा है मार्फन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास खास तरह की जो है ना वो फाइबर्स बन जाती है ना। फिर मेटालोपेरोक्सीडेज की एक्सेसिव डिजनरेशन या स्मूथ मसल की डिजनरेशन, इन्फेक्शन, ट्रोमा या इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी। अब एनोरिज्म की भी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है ट्रू एनोरिज्म, एक हमारे पास है फॉल्स एनोरिज्म। और ये पूछते होते हैं बेटा एनोरिज्म की टाइप्स तो बताओ। एक ट्रू एनोरिज्म है, एक फॉल्स, फॉल्स को हम दूसरा भी कहते हैं, सूडो भी कहते हैं, सूडो एनोरिज्म भी। ट्रू एनोरिज्म में क्या है, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया तीनों लेयर उभर जाएंगी, ठीक है। अगर तो तीनों लेयर उभर के ऊपर आई है ना तो ये हमारे पास है ट्यूनिका, ये ट्रू एनोरिज्म है, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा में मीडिया भी एडवेंटिश है, खून अंदर ही रहा है ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन इसने क्या किया, तीनों लेयर को एक साइड पे बल्ज आउट करवा दिया, ठीक। तो इसमें तीनों की जो ना बल्जिंग हो, तीनों लेयर की बल्जिंग होगी तो ट्रू है। अगर तो हमारे पास इनमें से रैप्चर कर जाएगी एक, देखो ना, ये हमारे पास पहली थी, ये दूसरी थी, तीसरी थी, अगर पहली रैप्चर कर गई है ना बाकी दो ठीक है, तो एक रैप्चर कर गई तो ब्लड इनके दरमियान में घूमता रहेगा, लेयर्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये देखो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो वैसल रैप्चर की है तो ब्लड लीक हो गई, यहाँ पे नालियों के अंदर खून रहा था ट्रू के अंदर, यहाँ पे अब नालियों से बाहर जा रहा है खून, ठीक है, वेन से आर्टरी से बाहर जा रहा है, तो इसे कहेंगे ब्लड लीकेज कर गया है। वो सीवीएस में लीक दी ब्लड एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमरेजेस हमारे पास फॉल्स एनोरिज्म के अंदर दिख जाएगा, ठीक। फिर वो कह रहे कि ये हमारे पास कहते हैं आफ्टर एमआई ये देखा गया। ट्रू के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या क्या चीज़ें, एथेरोस्क्लेरोटिक लिए ना वेंट्रिकल में कह रहा है कंजेनिटली प्रेजेंट हो सकते हैं, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद ये हमारे पास मोस्टली होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना आपने कभी भी अयोटिक के एक डाइसेक्शन का आता है उससे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अयोटिक डाइसेक्शन में क्या कहता है, बेसिकली हमारे पास वेसल्स के अंदर ना ब्लड चैनल बन जाते हैं, ठीक है। तो एनोरिज्म और चीज़ है और अयोटिक डाइसेक्शन और चीज़ है। इसके अंदर ब्लड जो है ना वो ट्यूनिका मीडिया के अंदर अगर घूमता रहे ना, ठीक है, इंटीमा, ये था ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एडवेंटिशिया, इंटीमा टूटा तो ब्लड मीडिया के अंदर अगर जाता रहे, ठीक है, तो बाकी वेसल थी तो इसे अयोटिक डाइसेक्शन। ये देख रही है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ कि यहाँ पे ब्लड आया और ट्यूनिका मीडिया के अंदर अंदर जो है ना वो घूमता रहेगा, ब्लड चैनल वहाँ पे एक नया चैनल बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अयोटिक डाइसेक्शन में ट्यूनिका इंटीमा पहली वाली लेयर टूटी है,
बाकी वाली लेयर बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब वो कह रहा है कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे ये था हमारे पास क्या, एनोरिज्म किस तरह की थी, ट्रू और फाल्स। ठीक है, मतलब लेयर की बुनियाद पे। अब हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली वो कह रहा है 4 तरह की होती है, या तो होते हैं सेकुलर, फ्यूजिफॉर्म, सिलेंड्रिकल या फिर क्रिकाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सेक्युलर में क्या होगा, अगर एक तरफ बल्जिंग आपको नज़र आ रही है तो सेक्युलर है, दोनों तरफ बल्जिंग नज़र आ रही है तो फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म इस तरह होता है ना, स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप होती है ना, तो फ्यूजिफॉर्म ऑलमोस्ट इस तरह की शक्ल होती है, तो मतलब दोनों तरफ से बल्जिंग हो तो फ्यूजिफॉर्म, अगर एक तरफ से बल्जिंग हो तो इसे सेक्युलर कहेंगे। फिर सिलेंड्रिकल में, घर में सिलेंडर अमूमन किस तरह का होता है, यूं करके यूं करके यूं करके, तो ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है। फिर क्रिकाइड में हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, कोई इसकी शेप हमें मिल नहीं रही, तो इरेगुलर होगी। ठीक है, तो वो यही कह रहा है इसकी पैथोजेनेसिस में वेस्कुलर बाल के अंदर जो है ना हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एनोरिज्म होगा। अब कह रहा है कि अब नॉर्मल जनरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कब कब होती है, मतलब मसला तो सारा कनेक्टिव टिश्यू का है ना, वो ठीक नहीं बने, तो कह रहा है कि हमारे पास कोई जेनेटिक, आखिर क्यों कनेक्टिव टिश्यू खराब हुए हैं जेनेटिकली, या फिर वो कह रहा है कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ना उसके अंदर हमारे पास क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। फिर मार्फन सिंड्रोम जो है ना, इसके अंदर देखा गया कि हमारे पास फिब्रिलिन जो है ना वो, यहाँ पे मैंने जो लास्ट में बताया था ना, यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एफ मार्फन वाले का एफ हो गया है। फिब्रिलिन जो है ना वो एक्सेसिव जो है ना वो फिब्रिलिन प्रोटीन की एक्सेसिव सिंथेसिस होती है, जो क्या करती है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को जो है ना वो सिग्नल देती है, वहाँ से क्या होता है, अब नॉर्मली जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। फिर एहलर्स डेलोन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर टाइप 3 कोलेजन, इसके अंदर फिब्रिलिन था, इसके अंदर टाइप 3 कोलेजन जो है ना वो ज़्यादा बनते हैं एहलर्स वाले में। ठीक है, बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, हमारे पास एनोरिज्म करवा देते हैं, अट्रैक्शन का अल्ट्रेशन वैसे की। फिर नंबर सेकंड पे कह रहा है कि एक्सेसिव डीजनरेशन अगर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे बन ज़्यादा रहे थे, ठीक है, अब नॉर्मल कनेक्टिव। नंबर सेकंड पे टूट ज़्यादा रहे हैं, वजह क्या है, हमारे पास मेटेलो पर ऑक्सीडेज की एक्सेसिव डीजनरेशन की वजह से हमारे पास एक्सेसिव डीजनरेशन हो चुकी है, मेटेलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से। वो एंजाइम क्या करेगा, वो हमारे पास टपाटप खाना शुरू कर देगा उसको, जिसकी वजह कनेक्टिव टिश्यू टप डैमेज हो गए तो वेसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर तो इसका जो इनहेबिटर है मेटेलो पर ऑक्सीडेज का वो डेफिशिएंट है, तो ये हद से ज़्यादा एक्टिव, और इसने जो है ना वो डीजनरेशन करवा देनी है। ठीक है, मोर डिजनरेशन, लेस स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, वेसल वॉल वीक, और हमारे पास डायलिटेशन हो जाएगी। लास्ट पे हमारे पास है स्मूथ मसल की डिग्रेडेशन। वो कह रहा है कि हमारे पास स्मूथ मसल में क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक और हाइपरटेंशन के अंदर वो कह रहा है हम देखा गया मीडियल सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगी। साथ में कह रहे हैं नरिंग दी ल्यूमन होकर थिकनेस ऑफ द स्मूथ मसल हो जाएगी, रिड्यूस ऑक्सीजन, वही बात बच्चों वाली है। स्मूथ मसल जब डीजनरेट हो जाएंगे तो वहाँ से वीकन हो जाएगी, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस। इनएडुकेट एक्ससेलुलर मैट्रिक्स होगा, वो क्या करेगा, हमारे पास मीडियल सिस्टिक फाइब्रोसिस वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, बार बार रगड़े लगेगी तो फाइब्रोसिस ही डेवलप होगी, और क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेस्कुलाइटिस के बारे में कहानी। ओके जी, अभी जो है ना हमारे पास है वेस्कुलाइटिस के बारे में, मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है वेसल्स की, इसको हम वेस्कुलाइटिस कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे वेस्कुलाइटिस होती है वो कंट्रीब्यूट करती है एनोरिज्म को भी साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कोई ट्रोमा हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो या उसको हाइपरटेंशन हो, ये सारी कंडीशन जहाँ वेस्कुलाइटिस को इंडिकेट करेंगी। माइकोटिक एनोरिज्म में क्या होता है, बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन या माइक्रोबियल चीज़ जब वेसल के अंदर दाखिल हो जाती है ना, तो उसकी वजह से जो एनोरिज्म होता है इसे हम कहते हैं माइकोटिक एनोरिज्म। एक बात ये याद रख लेनी है। ठीक है, अब एनोरिज्म जो है ना वो अयोटा में होता है, या तो वो एब्डोमिनल अयोटा में होता है, आता से मैंने याद किया था ए एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म, या टा आ और ता था, टी डबल ए था, मतलब थोरेसिक हो गया छाती वाली। ठीक है, एब्डोमिनल, या फिर हमारे पास जो पेट वाली है एब्डोमिनल अयोटा, उसकी हमारे पास एनोरिज्म हो। पेट वाली सबसे ज़्यादा होती है 90% वाली। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास हो गया कोई भी हो सकता है सिफिलिटिक इन्फेक्शन हो, तो मतलब वो माइकोटिक एनोरिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मतलब कोई सेफिलिस का इन्फेक्शन हुआ, साथ में ओबेसिटी थी, साथ में वो स्मोकिंग करता था, साथ में वो मर्द था। ठीक है, तो मर्दों को ये सारी ज़्यादातर हो रही है। ठीक, पैथोजेनेसिस क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या, इन्फ्लेम्ड सेल होते हैं लिम्फ नोड के ऊपर, वहाँ पे स्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, मसल की डिजनरेशन होगी और वहाँ पे बल्जिंग आउट हो जाएगी। वो हिस्सा में नेक्रोटिक कोर, ऊपर फाइब्रस कैप होगा, वो सारी की सारी। वो कह रहा है कि हमारे पास क्या, अगर इन्फ्लेमेटरी सेल जो है ना वो रिलीज करती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि डिग्रेड करती हैं स्मूथ मसल को, जो इसके अंदर स्मूथ मसल है उसको डिग्रेड करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसल वीकन होगी और वो एनोरिज्म हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में स्कीमिया हो सकता है, कंप्रेस अगर एसोफेगस के होगा तो एसोफेजाइटिस हो जाएगा, यूरिटर के ऊपर हो सकता है। बाकी ट्यूमर की स्टिमुलेशन होगी, थ्रोम्बस में एम्बोलिज्म हो गया, वो 6 सेंटीमीटर से अभाव हो जाइए
तो इसको हमने सर्जिकली रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो अभी तक जो है ना हमारे पास जो एनोरिज्म की कॉम्प्लिकेशन है वो कह रहा है हमारा इस्कीमिया, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिसिस, इन्फेक्शन, अगर एसोफेगस इन्वॉल्व है तो डिस्फेगिया, निगलने में मसला है। अगर तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाए, इतना बड़ा एनोरिज्म हो गया उसने गले के ऊपर जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसको कंप्रेस कर दिया, हार्डनेस ऑफ दी वॉइस आ जाएगी, आवाज़ के अंदर हार्डनेस आना शुरू। साथ में कह रहा है यूरेटर कंप्रेस होगा तो यूरिन की इनकॉन्टीनेंस हो जाएगी, मतलब पेशाब में उसको बहुत ज़्यादा मसला होगा। फिर वो कह रहा है थोरेसिक अयोटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन हो गया, बाइकस्पिड वाल की डिसफंक्शन हो सकती है, साथ में मार्फन सिंड्रोम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको खाने में मसला है, सांस लेने में, ज़ाहिर सी बात है थोरेसिक की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, छाती के साथ सांस का मसला है, खांसी होगी, पेन होगा, कार्डिक इशू होगा, अगर कोरोनी इन्वॉल्व है तो फिर ज़्यादा मसला आ जाएगा दिल के लिए। ठीक, अब अयोटिक डिसेक्शन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो इंटीमा जो है ना जब रैप्चर कर जाती है, ठीक है, सिर्फ अगर ट्यूनिक का इंटीमा रैप्चर कर जाए तो इसे कहते हैं अयोटिक डिसेक्शन। 40 से 60 ईयर ओल्ड में हमारे पास हाइपरटेंशन इसकी बड़ी वजह है। अगर तो हमारे पास वो यंग पेशेंट के अंदर हो ना, तो ये हमारे पास कह रहा है कि उनके अंदर मॉर्फन सिंड्रोम हो सकती है, जेनेटिक डिफेक्ट है, प्रेगनेंसी हो सकती है, हार्मोन एड्यूस हो सकती है, अयोटिक एनर्जी मतलब सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा टूटी है, बाकी दोनों ठीक हैं। ठीक है, मीडिया और एडवेंटिशिया ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पैथोजेनेसिस क्या है, ट्यूनिका इंटीमा टूटी है, ब्लड जो है ना वहाँ से लीक होके, ठीक है, ब्लड लीक हो गया, अब ये ट्यूनिका इंटीमा के बिल्कुल नीचे नीचे फैल रहा है, नहर ये किसी ने बना ली है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, प्रेशर करेगा अप्लाई इन वेसल्स के ऊपर। ठीक है, कभी कभार वो कहता है कि हमारे पास जो है ना एक तरफ से जो रप्चर हुई है फिर नीचे से रप्चर हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं डबल बैरल अयोटा। ठीक है, तो मतलब उसकी जो है ना वो जिस तरह दोन वाली बंदूक होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक तरफ से रप्चर हुई और फिर अगली तरफ से वो निकलना शुरू कर दी है, तो इसे हम कहेंगे डबल बैरल अयोटा, मतलब कि एक तरफ से खून लीक हो रहा है, दूसरी तरफ से फिर दोबारा वेसल के अंदर आ रहा है। ठीक है, सपोज अगर ये वेसल थी ना, यहाँ से लीक हुआ, यहाँ से घूम घुमा के फिर वेसल के अंदर आ रहा है, तो मतलब ये डबल बैरल अयोटा की इसकी बात कर रहा है, तो ये याद रखना है। हिस्टोलॉजिकली कह रहा है सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है, स्मूथ मसल सेल जो है ना वो ड्रॉप आउट हो जाती है, फाइब्रोसिस होती है, नेक्रोसिस अकामुलेशन होती है। लेकिन इन्फ्लामेशन अयोटिक डाइसेक्शन के अंदर, मतलब अगर ट्यूनिंग का इंटीमा सिर्फ टूटी है, अयोटिक डाइसेक्शन इसके अंदर कभी भी आपको इन्फ्लामेशन नहीं दिखेगी, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नो इन्फ्लामेशन सीन इन अयोटिक डाइसेक्शन, तो यहाँ पे लिखो नो इन्फ्लामेशन, जिस तरह बाकी वेस्कुलाइटिस में हो रहा था ना इन्फ्लामेशन, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होगी। अब कह रहा है कि वेस्कुलाइटिस में हमारे पास क्या के काज क्या है, इन्फ्लामेशन क्यों हुई है, या तो इन्फेक्शियस काज है, या फिर हमारे पास कोई नॉन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में फंगल हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, फंगस में म्यूकार राइजोपस वगैरह हो सकते हैं। जबकि हमारे पास नॉन इन्फेक्शन में कह रहा है कि कोई भी चोट लग गई इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्यूमा रैप्चर कर गई, या फिर कोई टॉक्सिन आ गई, या फिर ड्रग्स आ गई। नॉन इन्फेक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बी और टी जो है ना वो सेल ओवर रिएक्टिव हो, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट इन दी वेसल वाल डैमेज करेंगी वेसल को, और बाकी कह रहा है एंडोथेलियम हमारे पास डैमेज हो जाएगी। फिर कह रहा है ड्यू टू बीटा एंड बी एंड टी सेल एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी, साइटोकाइन रिलीज होंगे जो कि डैमेज करेंगे और इन्फ्लामेशन काज करवाएंगे और ये वेस्कुलाइटिस करवा देंगे। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है ना वो बेसिस ऑफ काज के ऊपर, अब क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा एक चार्ट बनाया हुआ है। इन्फेक्शियस हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस हमने डिस्कस कर लिया, डायमीटर में लार्ज वेसल इन्वॉल्व हो सकती है, मीडियम वेसल या स्मॉल वेसल जो है ना वो एरोटिक डाइसेक्शन के अंदर, या फिर वो कह के इम्यून कम्प्लेक्सेस में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन होती है, या फिर ऑर्गन स्पेसिफिसिटी जिसके अंदर जो है ना लंग्स इन्वॉल्व जो है ना वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, वेस्कुलाइटिस की जो है ना हमारे पास ये जो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेसल है, इसकी हमारे पास क्लिनिकल फीचर क्या है, बुखार होगा, मलेज होगा, वीकनेस होगी, मसल पेन, वेट लॉस, खुद भी लिख सकती हो आप, कोई मुश्किल नहीं है। स्पेसिफिक में कह रहा है कि कौन सा बेड जो है ना वेस्कुलर बेड इन्वॉल्व है, अगर तो लार्ज है वेसल इन्वॉल्व है जॉइंट सेल आर्थराइटिस कहेंगे, इन्फ्लामेशन है तो आर्थराइटिस के अब दो है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टैकियासो आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज के ऊपर इन्फेक्शन फंगल हो सकता है या स्पायरोकीट का, नॉन इन्फेक्शन में हमने कहा इम्यून मीडिएटेड कोई हो सकता है या चोट लग सकती है। इम्यून मीडिएटेड में वो कह रहा है कि या तो हमारे पास क्या आ गया, इम्यून कम्प्लेक्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा वैसे, या इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आके डिपॉजिट हुआ, या फिर एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज एनका जो है ना वो हमारे पास वो आगा, या फिर एंटी एंडोथीलियम एंटीबॉडी जो एंडोथीलियम है ना इसके ऊपर आके उसे लगी और एंटी एंडोथीलियम एंडोथीलियम को तोड़ दिया, या ऑटो रिएक्टिव टी सेल जो टी करते हुए यहाँ पे आ गए, जो एनका एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, टी सेल एंटीबॉडीज और इम्यून कम्प्लेक्सेस जो है ना वो आके यहाँ पे आ गए।
इम्यून कम्प्लेक्स की बारी हम कहते हैं, ये जो मैंने फर्स्ट में कहा हुआ कि इम्यून कम्प्लेक्स जो आके लगे हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस जो एसएलई के पेशेंट उनके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एंटीबॉडी जो है ना एंगेज बॉडी बनती है, वो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स डिपॉजिट होती है वेसल वाल के ऊपर, वो डैमेज कर देती है इसको, ठीक है। फिर कह रहे हैं ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे अगर पेनिसिलिन है ना इसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी। फिर पेनिसिलिन ने जो कह रहा है कि जिसमें प्रोटीन को ना मॉडिफाई कर किया, बॉडी ने इसको तोड़ दिया। पेनिसिलिन ने जाकर करना जो खास प्रोटीन को मॉडिफाई किया, बॉडी ने जाकर उसको टपाटप तोड़ दिया। तो स्कैंडी टू इन्फेक्शन जिनको लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है, उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उनके खिलाफ एंटीजन बनती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो बना है उसने जाके डिपॉजिट कर लिया। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है ना, उनके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बना, वो वेसल के अंदर जाके डिपॉजिट हुआ और उसने जाके काम कर। पोली आर्थराइटिस नोडोजा के बारे में एक उसने बात की है, पैन। तो पैन बेसिकली क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन दैट डैमेज स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरी। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है, यूँ कह लें कि पैन को हेपेटाइटिस बी था, ठीक है, बहन को हेपेटाइटिस बी हो गया, तो उसकी वजह से उसकी वेसल के अंदर इन्फ्लामेशन, उसके पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, यहाँ से मैंने याद किया होगा, ठीक है। तो ये आपने बात है, एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बनता है उससे पोलीआर्थराइटिस। फिर एनका के बारे में है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। न्यूट्रोफिल क्या करती है यहाँ पे, मतलब एंटी न्यूट्रोफिलिक है, न्यूट्रोफिल के खिलाफ एंटीजेनिक सब्सटेंस जो है ना वो पैदा हो जाती है। अच्छा, एंटीजेनिक सब्सटेंस कौन सी है, PR3 है और मेटालोपेरोक्सीडेज। PR3 रिजेबल का था माइक्रोब के साथ, मेटालोपर ऑक्सीडेज जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते थे, जो कि हमारे पास जाके जो है ना बॉडी क्या करती है, इनको फार्म के तौर पे इसको समझती है, तो वो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बना देती है और वो हमारे पास सारा काम कर देते हैं इस तरह का। अच्छा, देन वो कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीजन NCA के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है, तो एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीजन बन जाती है, और वो दो टाइप्स की होती है, PR3 और MPO की एंटागोनिस्ट, जिसे मेटालोपेरोक्सीडेज कहते हैं ना। तो हमने यहाँ पे कहा ना, एनका के लिए दो चीज़ें PR3 और मेटालोपेरोक्सीडेज बना देनी है। अब एनका जो है ना, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज, ये दो तरह की बनती है, CN का जिसे साइटोप्लाज्मिक कहते हैं, और PN का पेरी न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक हो गया। CN का वो कह रहा है अगेंस्ट PR3 होता है। PR3 असल में कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, ये रिकोगनाइज करता है इसको एज अ माइक्रोपेप्टाइड। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे पास ग्रेनुलोमिएटस पोली एंजाइटिस वेस्कुलाइटिस के दरमियान दिखा गया। जबकि पेरी न्यूक्लियर के अंदर वो कह रहे हैं कि MPO जो है ना वो फार्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है प्रोपाइल थायरोयूरासिल ड्रग्स के खिलाफ जो है ना वो PN का बनती है, P वाली प्रोपाइल थायरोयूरासिल के खिलाफ, जबकि C वाली जो है ना वो PR3 के खिलाफ बनती है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एंटीबॉडीज जो है ना ग्रेनुलोमियोटिस पोली एंजाइटिस वेस्कुलाइटिस के लिए बनती है। तो CN का और PN का आपको पता होना चाहिए, बाकी आप खुद लिख लेंगे, ठीक। फिर उसने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है ना हमारे पास ऑन दी बेसिस ऑफ डायमीटर, लार्ज वेसल, मिडिल वेसल और स्मॉल वेसल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो लार्ज वेसल इन्वॉल्व है वेस्कुलाइटिस के अंदर, तो दो तरह की हो सकती हैं, GT रोड से याद कर लो, जाइंट सेल आर्थराइटिस और टेकियासु आर्थराइटिस। जाइंट में हमारे पास क्या होता है, जो आपके कान पट्टी के ऊपर टेम्पोरल आर्टरी होती है ना, उसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम कहेंगे जाइंट सेल आर्थराइटिस। टैकियासु में हमारे पास क्या होता है, पल्सलेस, मतलब काका है टैकियासु है, तो काके से याद कर लो कि काके की पल्स नहीं है, तो पल्सलेस आर्थराइटिस, इसे हम टैकियासु आर्थराइटिस कहते हैं। जहाँ पे आर्टरीज की ब्रांचेज होती है, वहाँ पे आपको पल्स ही फील नहीं होती, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है और वहाँ पे नेक्रोसिस ऑफ वेसल हो जाती है, पल्स बिल्कुल जो है ना वो गिर जाती है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो अपर लिम्ब में मोस्टली जो है ना वो हमें बिल्कुल पल्स नहीं मिलती। अगर मीडियल साइड, ये था लार्ज के लिए, लार्ज के लिए GT रोड आपने यूज़ करना है, जाइंट सेल और टकियासु। मीडियम के लिए आपने क्या करना है, इम्यून मीडिएटेड पैन पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है। तो पैन मतलब मैंने कहा था कि ये हेपेटाइटिस बी वालों को होता है, यहाँ पे मैंने बताया ना ये वाला। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उनके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी, जिसके अंदर कह रहा है कावासाकी एक डिजीज़ होती है। कावासाकी याद करो, काका मतलब ये बच्चों के अंदर जो है ना वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा देती है, ये वाली इतनी खतरनाक एंटी एंडोथेलियल एंटी बॉडी जो बन जाए उसे हम कावासाकी कहते हैं, और ये मीडियम साइज के अंदर अगर बन जाए, मीडियम साइज आर्टरी के अंदर, ठीक है। बच्चों में दिल का मसला कावासाकी। फिर स्मॉल वेसल में वो कह रहे हैं कि माइक्रोसिटिक पोलियंजाइटिस हो सकता है, वेगनार से हो सकता है, और शर्क स्ट्रास सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अगर स्मॉल आर्टरीज में और कैपिलरीज इन्वॉल्व हो तो शर्क स्ट्रास सिंड्रोम इन्वॉल्व हो। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है हमारे पास जाइंट सेल आर्थराइटिस के बारे में उसने थोड़ी सी बात की हुई है, और टाकियासु के हमारे पास क्या था, ये लार्ज वेसल जब इन्वॉल्व होती थी तो जाइंट सेल आर्थराइटिस और टाकियासु। अगर तो मरीज का क्लिनिकल सिनेरियो 50 साल से कम है और उसको वेस्कुलाइटिस वाले आ रहे हैं सारे के सारे टेम्पो, ठीक है, उसको पल्स लेस आ रही है, तो हमारे पास टैकियासु आ जाएगा।
50 साल से कम होना चाहिए। अगर 50 साल से ज़्यादा तो हमारे पास वो जॉइंट सेल आर्थराइटिस के अंदर केस होगा। ठीक है, ये एज आपने याद रखनी है। जाइंट सेल में वो कह रहा है कि ग्रैनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन होती है वेसल्स के अंदर। लार्ज टू मीडियम साइज वाले उसके अंदर कह रहा है हेड वेसल, जिस तरह टेम्पोरल आर्टरी मैंने बताया ना, कान पट्टी वाली आपकी, तो वो आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास जाइंट सेल आर्ट्राइटिस होगा। इसके अंदर डायग्नोस के लिए कह रहे हैं हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, आंख की भी हो सकती है, अयोटा भी हो सकती है, और आंख की इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास ब्लाइंडनेस काज हो जाएगी। सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है। और ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जो है ना वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हमारे पास इन्वॉल्व। फिर हमारे पास कह रहा है कि ट्यूमर जो है ना वो नेक्रोटिक फैक्टर के उसने कुछ बताया हुए हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट को जब आप स्टीराइड देती है ना, तो स्टीराइड देने से ये टाकियासु वाले और जाइंट सेल वाले बिल्कुल ठीक A1 हो जाते हैं। तो स्टीराइड थेरेपी को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम में बिलो अगर होगा तो हमारे पास टाकियासु, अबाव होगा तो हमारे पास जाइंट सेल। अब वो कह रहे हैं कि सिस्टेमिक कुछ होते हैं, कुछ हमारे पास फोकल सिम्टम होती है, फीवर, मलेज, मसल पेन, जॉइंट और फटीग, बच्चों वाली बात है। फोकल में वो कह रहा है हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, कानपट्टी वाली जो टेम्पोरल आर्टरी है वो इन्वॉल्व होगी। हेडेक होगा, दर्द होगी, फेशियल नर्व होगी, और जा क्लैंडिज। वो कहे कि जब मैं चबाता हूँ ना तो मेरी जाह में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ये हमारे पास होता है। अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो डिप्लोपिया और ब्लाइंडनेस उस पेशेंट को होगी। ठीक है, ब्लाइंडनेस में वो कह रहे हैं हमारे पास ESR एस्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेज होगा, WBC काउंट हमारे पास बढ़ा हुआ होगा। फिर हमारे पास कह रहा है कि कंफर्म किस तरह करना है आपने। आप कहते हैं कि जब आप वो वेसल देखेंगे तो उसको आपको पैची इन्वॉल्वमेंट, आधा इन्वॉल्व होगा फिर ख़त्म, फिर आधा इन्वॉल्व फिर ख़त्म, ये हमारे पास है। 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर आपको पैची इन्वॉल्वमेंट अगर मिल जाए तो ये हमारे पास है टकियासु जॉइंट सेल आर्थराइटिस, सॉरी। ठीक है, तो जॉइंट सेल के अंदर वो कह रहे हैं कि पैची इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्फ्लामेशन होगी, और ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन होगी। वो कह रहा है लिम्फ हो गया, प्लाज्मा सेल हो गया, फ्रेगमेंटेशन अपीयर होगी, और फिर वो कह रहा है हीलिंग स्टार्ट होगी, रिग्रेशन होगी, और स्कारिंग वगैरह, वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ल्यूमन जो है ना वो नैरो हो जाएगी। सिंपल सी बात इसमें है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि टकियासु के बारे में कह लेगा काके की पल्स नहीं है, तो मतलब पल्स लेस सिंड्रोम इसे भी हम कहते हैं। ग्रैनुलोमायोटिस इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व एयोटिक आर्च, वेसल में एयोटिक ब्रांचेज होती हैं, इन्वॉल्व में इसमें पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, रीनल आर्टरी है, क्रोनरी आर्टरीज कुछ इन्वॉल्व होती हैं। बाकी पैथोलॉजी में कह रहा है कि ऑटोम्यून होती हैं, और हमारे पास एज इसकी टकियासु में बच्चा है, काका है, तो 50 साल से कम होगा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक में फीवर, मलेज, फटीग, एथेरेल्जिया। स्पेसिफिक में पल्स लेस है तो पल्स खत्म होगी। रीनल पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, रीनल हाइपरटेंशन होगी, और ऑक्यूलर रेटिनल हेमरेजिक, और हमारे पास टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक होगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास मॉर्फोलॉजी में एडवेंटिशियल मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट दिख जाएंगे, पेरीवेस्कुलर कफिंग होगी, आप इन्फ्लामेटरी सेल की जो है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी वैसे, और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट आपको दिख जाएंगे। ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन होगी, नेक्रोसिस होगी, और इरेगुलर थिकनिंग हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा। हमने कहा था कि पैन जो हेपेटाइटिस बी के साथ रिलेटेड है, तो मीडियम साइज आर्टी इन्वॉल्व और कावासाकी, और पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा मीडियम साइज में है। कावासाकी में किड्स जो है ना उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बड़ी वजह है। पैन में हमारे पास क्या है, मीडियम साइज आर्टरी इन्वॉल्व है, और रीनल भी इन्वॉल्व है, और विसरल आर्टरी भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर कभी भी पैन के लंग्स हमेशा ठीक रहेंगे। तो पोली आर्टरी नोडोजा के अंदर कभी भी पल्मोनरी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अगर हमारे पास जो है ना वो यंग पेशेंट जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। सिम्टम में वो कह रहे हैं हमारे पास क्या क्या होंगे, फीवर होगा, मलेज होगा, फटीग होगा, रीनल आर्टरी जो है ना वो इन्वॉल्व होंगी, नैरिंग हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमारे पास फ्लो में वो GFR कम हो जाएगा, वही है। रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो रीनल फ्लो कम होगा, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, सोडियम और H2 की रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और सिस्टेमिक हमारे पास हाइपरटेंशन आना शुरू हो जाएगी। GIT में कह रहे हैं पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, और ब्लडी स्टूल जो है ना उसको मतलब ब्लड जो है ना उसके स्टूल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो पोली आर्टराइटिस नोडोजा के अंदर हमने क्या करना है, सेगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन होती है, STNI, सेगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टनी जो है ना वो यूँ कर लेकर स्टनी हो जाता है। हार्ट, लीवर और किडनी और GIT हमारे पास इन्वॉल्व होगा। कभी भी आपने पैन के अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, बस ये बात एक MCQ से याद रखनी है। बाकी वो मार्फोलॉजी में कह रहे हैं एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, न्यूट्रोफिल, मोनोन्यूक्लियर फिब्रिल, नाइट नेक्रोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, बाकी हीलिंग और फाइब्रोसिस आपको मिल जाएगी। पैन के अंदर वो कह रहे हैं कि नोड्यूलर क्यों होता है, वो कह रहे हैं कि पैन के अंदर हमारे पास जो है ना इस तरह के नोड्यूल मिलते हैं। ठीक है, पैची वो थोड़े से मिले फिर मिले, तो इस तरह के नोड्यूल जब मिल जाते हैं इन्फ्लामेटरी हीलिंग होने की वजह। ब्लड वेसल के अंदर हमने कहा कि इन्फ्लामेटरी हीलिंग होगी, तो
तो हीलिंग के साथ वो डायमीटर जो है ना वो कभी ज़्यादा कभी कम होगा। यूँ करके आपको वेसल दिख जाएगी। जहाँ पे हीलिंग होगी वहाँ पे डायमीटर कम और फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। इस तरह की अगर मिल जाएगी तो पॉलीआर्टाइटिस नोडोज़ा के अंदर, वेसल के अंदर आपको नोड्यूल क्यों मिले हैं? वहाँ पे इन्फ्लामेशन और हीलिंग, इन्फ्लामेशन, हीलिंग, इन्फ्लामेशन, हीलिंग, इस तरह करके तो आपको मिल जाएगी। तो नोड्यूलर लाइक पैटर्न पैन के अंदर दिख रहा है। कावासाकी के अंदर किड्स के अंदर होता है। 4 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और हमारे पास कौन सी वेसल इन्वॉल्व है? मीडियम साइज वेसल इन्वॉल्व होती हैं। अब एक्यूट फिब्राइल डिजीज़ है ये बेसिकली कावासाकी। चिल्ड्रन जो 4 साल से कम है, और कोरोनरी आर्टरी जो है दिल का जो है ना मसला मोस्टली हमारे पास आ जाएगा, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट इसमें अंदर होगी और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर पैथोजेनेसिस में वो कह रहा है हमारे पास कोई वायरल है, कोई टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, टी सेल है, साइटोकाइन है, या बी सेल की एक्टिवेशन, एंडोथेलियल है, या स्मूथ मसल की इन्फ्लेमेशन। प्रेजेंटेशन किस तरह करेगा कावासाकी का? एक तो किड है, बाकी बी स्केयर, सी स्केयर, डी और ई स्केयर। बी से ब्लिस्टरिंग, कंजक्टिवाइटिस, सर्वाइकल लिम्फ इन्वॉल्वमेंट, डी सिक्वेमेटाइजेशन, ई से एरिथ्मा होगा, और ई से हमारे पास एडीमा जो है ना हैंड और फिट का। अगर तो हैंड और फिट का एडीमा बच्चे में आ रहा है, सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, एरिथीमा है, और ब्लिस्टिंग स्किन के ऊपर ब्लिस्टिंग का केस आता है, 4 साल से कम है तो पक्का केस है कावासाकी का। 20% पेशेंट में वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एक्टेरिया मतलब लोकल डायलिटेशन होगी, एनोरिज्म होगा, बाकी थ्रोम्बोसिस होगा। ऐसे कावासाकी के पेशेंट को वो कह रहा है हमारे पास एस्प्रिन दे दो और इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो, वो ठीक हो जाता है। ये वो चीज़ है। बाकी वो कह रहा है कि ट्रांसम्यूरल में हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, बाकी हमारे पास हीलिंग होती है। स्मॉल सेल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी? स्मॉल सेल के अंदर हमने कहा था हमारे पास इन्वॉल्व होगी ये वाली माइक्रोसिटिक पोलियंजाइटिस, वेगनार और श्रग स्ट्रास सिंड्रोम। ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं स्मॉल वैसे माइक्रोसिटिक हो गया, जीपीए हो गया, और ब्रूगर्स एक डिजीज उसने लिखी हुई है। तो माइक्रोसिटिक में हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमाइटिस फॉर्मेशन के पैरेलल और वही है, छोटी छोटी वेसल हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस और ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वेस्कुलाइटिस हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोसिटिक पोली एंजाइटिस और पेन, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर फ़र्क एक दफ़ा पूछा गया था। पैन के अंदर हमने कहा था पैन के लंग्स बिल्कुल ठीक है, तो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होती, लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मीडियम साइज़ है, जबकि ये माइक्रोसिटिक स्मॉल साइज़ है और लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है। एक फ़र्क ये हो गया। फोकस को क्या है यार, ओके। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व रीनल आर्टरी, लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होता, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन होती है। बाकी साइड में कह रहा है पल्मोनरी, किडनी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेन, हार्ट और जीआईटी और मसल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे। एंटीजीन एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, एनका एसोसिएटेड होते हैं ये। और साथ में वो कह रहा है कि एमपीओ एनका जो है ना वो एमसीक्यूज के अंदर एक दफ़ा आया हुआ था, तो हम बता देना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वो कह रहे हैं कि आरबीसी जो है ना हमारे पास जो है ना आरबीसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, यूरिन के अंदर आ गए। और माइक्रोसिटिक पोलियंजाइटिस की बात हो रही है, मसल वीकनेस होगी, जीआईटी की पेन होगी, बाकी वही बच्चों वाली बात है। बाकी कह रहे हैं कि ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन होगी, ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन और सेगमेंटल नेक्रोसिस होगी। ग्रेनुलोमा नहीं बनेगा और माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लामेशन बाकी है कुछ नहीं है। ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन विद पोलियंजाइटिस में कह रहा है ट्राई एड। अगर एक मरीज के अंदर आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन नजर आए, किडनी इन्वॉल्व हो और हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व हो, तो ये पक्का केस है जीपीए का, ग्रेनुलोमिएटिस विद पोलियंजाइटिस। ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन होगी, क्रीसेंटेरिक इन्फ्लामेशन। अच्छा, अपर इसे फेफड़ों के अंदर भी नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन होगी, लंग्स के अंदर भी होगी, लेकिन गुर्दे के अंदर हमारे पास क्या होगी? क्रीसेंटेरिक इन्फ्लामेशन होगी। ये आपने याद रखना है। तो जीपीए के जब भी केस आए ना तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लंग्स, किडनी और हमारे पास था अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन, यहाँ पे ग्रेनुलोमिएटिस, यहाँ पे हमारे पास क्रीसेंटेरिक इन्फ्लामेशन दिखेगी। तो गुर्दे के लिए हमारे पास क्रीसेंटेरिक आ जाएगी। पैथोजेनेसिस क्या है? सेल मीडिएटेड होता है, इनहेल्ड इन्वायरमेंट एंटीजन होता है, 95% PR3 का हमारे पास इन्वॉल्व होता है। और अपर इन्फ्लामेटरी ट्रैक में कह रहे हैं नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा में दिख जाएंगे, बाकी नोड्यूल दिख जाएंगे, कैविटेशन दिख जाएगी, हेमेटोपेटासिस होगी, मतलब थूक जो करेगा खून आएगा, क्योंकि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है ना। हेमरेज का फाइब्रोसिस हो गया, रिप्लिकेशन होगा। रीनल में वो कह रहा है क्रीसेंटेरिक शेप हो गई, सी शेप्ड हो, चांद की तरह। बाकी वो कह रहा है कि मिडिल एज वोमेन इन्वॉल्व होती है, नमूनिया इसके अंदर दिख जाता है, कैविटेशन आपको दिखेगी, नेजोफेरिंग कैविटेशन, नमूनिया और नेजोफेरिंग्स लीजन होगी, और हेमेटोयूरिया, ब्लड इन यूरिन। सारी बात है। किडनी में नेफ्राइटिस हो रहा था, स्टीराइड देंगे तो थेरापी रिस्पॉन्ड करेगी, साइक्लोफॉस्फामाइड देगा और साथ में ट्यूमर नेक्रोटिक देंगे ना फैक्टर वो।
लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रूजर्स डिजीज़, जो कि हमारे पास क्या थी, स्मॉल वेसल्स की हमारे पास थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रक्सटा और यहाँ पे ब्रूगर्स भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रूगर्स में वगैरह का थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेशन हो जाती है, थ्रोम्बस बनने की वजह से वेसल के अंदर ऑब्लिट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल के अंदर थ्रोम्बस बना, इसकी वजह से हमारे पास ऑब्लिट्रेशन हुई, वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी, सेगमेंटल थ्रोम्बिंग होगी, थोड़ी सी होगी फिर खत्म, फिर थोड़ी सी होगी फिर खत्म। ये सेगमेंटल वो अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ होगी, आर्टरीज वेन और नर्व इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इसके अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, ब्रूजर्स के अंदर कभी भी लिम्फ नोड। और इसकी जो टिबियल है और रेडियल है, रेडियल और टांग की टिबियल, जब भी क्लिनिकल सिनेरियो में रेडियल और साथ में टिबियल आर्टरीज आपके पास इन्वॉल्व हो तो पक्का काम है ये ब्रूजर्स का, ठीक है। ब्रूजर इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो सिंड्रोम है ना, ब्रूजर सिंड्रोम है, वो कह रहे हैं एसोसिएटेड विद स्मोकर, जो स्मोकिंग करती है उसके अंदर हमारे पास है, इसमें कह रहे हैं तंबाकू स्मोकिंग करने वाले लोगों में टॉक्सिन जो पड़ते हैं वहाँ एंडोथेलियम की इंजरी हो जाए। मॉर्फोलॉजी में ट्रांसम्यूरल होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज इन ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन होता है, फाइब्रोसिस और हीलिंग हो जाती है। क्लिनिकल साइन में कह रहा है रेनाइड फिनोमिना और फिंगर टिप्स जो है ना उसका कलर, अगर उसके फिंगर टिप्स का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि टिबियल आर्टरी भी इन्वॉल्व, रेडियल आर्टरी भी इन्वॉल्व है ना, और टांगों की और हाथों की उंगलियों की जो है ना वो फिंगर टिप्स वो कलर चेंज हो रहा है, वाइट से रेड, रेड से ब्लू हो रहा है, और साथ में कह रहे हैं कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन, आराम से बैठा हुआ कोई दर्द नहीं, उसे कहते हैं जब चलो तो तब उसको दर्द होती है ना, तो तब वो इसके साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट। अगर किसी ने कुछ और ज़्यादा देखना है तो मेरे पास ये बुक है एक, ठीक है, यहाँ से देख लो ब्रूजर्स डिजीज़ के बारे में। वो कह रहा है मीडियम साइज इन्वॉल्व है, HLA बी A9 और B5 जो इन्वॉल्व होती है, टीबीएल और रेडियल आर्टरी हमारे पास मोस्ट कॉमनली, और फूड क्लैडिकेशन हो गया और यूरी अल्सरेशन ऑफ द टू पोर वहाँ पे, ठीक है। मैंने जो ज़्यादा बर्गर खाने से जो है ना वो पाँव पर अल्सर हो जाती हैं वो सारे के सारे, गैंग्रीन वगैरह। फिर उसने हैनस सिक्लियन परप्यूरा के बारे में, HS परप्यूरा के बारे में, इसके अंदर स्किन, GIT और रीनल वही जॉइंट वगैरह इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, क्लोएकी एब्डोमिनल है और फीवर हो जाता है, बाकी वही है। रेनाइड डिजीज़ और फेनोमिना के बारे में इसको देख लो, ठीक है। रेनाइड में हमारे पास क्या होता है, मीडियम साइज इन्वॉल्व, फिंगर और टोज डिजिट इन्वॉल्व है, लेकिन टिश्यू की इंजरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फिंगर और डिजिटल इन्वॉल्व है, साथ में टिश्यू की अगर इंजरी भी हो तो रेनाइड फिनोमिना इसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो SLA के पेशेंट होते हैं ना, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोसिस, उसके अंदर रेनाइड फिनोमिना होता है। बाकी ये जो जिन लोगों को कोल्ड और स्ट्रेस होती है ना, उन लोगों के अंदर मोस्टली देखा गया, मैंने यहाँ से ये किए थे, ठीक है। फिर वीनस में वेरिकोज वेन आपको पता है, अनाटमी में पढ़ा हुआ, डायलेटेड टॉर्शियस वेन होती हैं। बाकी थ्रोम्बोफेल्बाइटिस और फ्लेओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन थ्रोम्बोफेल्बाइटिस में बेसिकली क्या है, थ्रोम्बोसिस ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जबकि फ्लेबो थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, विदाउट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं हो लेकिन वैसे ही खुद ब खुद होगी, कार्डिक फेलियर, न्यूप्लेजिया। और बाकी ट्यूमर के अंदर बाकी बात कर लेते हैं। ट्यूमर वगैरह हेमेंजियोमा की एक बात की है, वेस्कुलर ट्यूमर है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर है हेमेंजियोमा, ठीक है। बर्थ के ऊपर ये ब्लू टू रेड होता है, बाकी अनकैप्सुलेटेड होता है, स्मॉल और वेल सर्कमस्टाइल होता है, लीवर और स्प्लीन मोस्टली इन्वॉल्व। कैपिलरी हेमेंजियोमा हो सकता है और कैवर्नस हेमेंजियोमा भी हो सकता है, दो तरह का ये ट्यूमर होते हैं, ठीक है। फिर उसने वेजिकुलर एक्टेजिया के बारे में बात की, लोकलाइज डायलिटेशन आदि प्री एग्जिस्टिंग वेज, पहले तो जो है उनकी हमारे पास डायलिटेशन हो जाती है, एक्टेजिया कहते हैं यहाँ पे। फिर उसने ग्लोमस ट्यूमर के बाद ग्लोम ग्लोमो ग्लोमो ग्लोमेंजियोमा, ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर इसके हम कहते हैं। ग्लोमस बॉडी इन्वॉल्व है, डिजिट्स हैं, और हमारे पास जो फिंगर्स हैं ना, फिंगर नेल, अंडर द फिंगर नेल, आपको ग्लोमस ट्यूमर यहाँ पर करके मिल जाता है, बस ये बात है। रेड पेप्यूल नोड्यूल कैपिलरी प्रोलिफरेशन, कपोसी सार्कोमा का एक इंपॉर्टेंट है। कपोसी में मैंने याद लिखा था कि वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 8 HPV, ये क्या करता है, कपोसी में पी आ रहा है तो इसके अंदर भी हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेड पैचेज मिल जाएंगे, प्रोलिफरेशन, हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस आपको दिख जाएंगे। बाकी ये क्रोनिक कैपोसी हो सकता है, लिम्फेटिक हो सकता है, ट्रांसप्लांट और एड, ये चार जो है ना एक दफ़ा आए हुए हैं। तो कपोसी सार्कोमा में हमारे पास जो HIV से रिलेटेड मोस्टली हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड है, तो हमारे पास क्रोनिक में हमारे पास ये HIV नॉट एसोसिएटेड विद जाएगी, यूरोपियन में भी इसे हम कहते हैं। लिम्फ में हमारे पास अफ्रीकन होता है, ट्रांसप्लांट हो गया, और हमारे पास एड्स के साथ रिलेटेड होता है। फिर एंजियोसार्कोमा मेलिग्नेंट होता है, ये एंजियो में हमारे पास स्किन, सॉफ्ट और ब्रेस्ट और लिवर इन्वॉल्व होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जो है ना रिवीजन हो गई होगी। तो ये आज पहली रिवीजन थी, कोशिश करूँगा बाकी चैप्टर की जो है ना वो जल्द से जल्द रिवीजन आपके साथ अपलोड कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेरी अपने नो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्लेयर। अल्लाह हाफिज़। अभी इसका अगर PDF किसी को चाहिए हो तो मैं भेज दूँगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बना के